नमस्कार छात्रों, सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनिकेत जैन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब उससे संबंधित जो है वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आगे का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो के अंदर जो है प्रीवियस चीज़ें हम देख चुके हैं, तो हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। तो आपको ध्यान होगा कि इससे पिछले जो दो वीडियोस हम बना चुके हैं आइसोमेरिज्म और स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर, उसके अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस करी, एक बार एक समरी में आपके सामने बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे की पोर्शन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोगों ने जो है दो कैटेगरी में आइसोमेरिज्म को देखा। हाँ, हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर आइसोमेरिज्म को देखा, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो केमिस्ट्री। वैसे हमारा मेजर पोर्शन स्टीरियो केमिस्ट्री ही है, ये हम देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। बट हमने फिर भी स्ट्रक्चरल के 5 टाइप्स हमने यहाँ पर देख लिए थे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर और टॉटोमर को। क्लियर? यहाँ से भी सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आता है, इस वजह से हमने इसे चेक किया, ध्यान रखिएगा। फिर हम स्टीरियो केमिस्ट्री में आगे बढ़ गए और स्टीरियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह सब चीजें हो चुकी है। हमने इसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई करके देखा, एक विन्यासी यानी कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरी संरूपण यानी कन्फर्मेशनल। आपको याद होगा दो मेजर कैटेगरी, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल यानी विन्यासी और संरूपण, यही सिलेबस में मेंशन है अगर हम देखें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। फिर हम कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर आगे बढ़े और इसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई हमने करके देखा, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल को हिंदी में कहा जाता है प्रकाशिक और ज्योमेट्रिकल को कहा जाता है ज्यामिति समवयवता। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि हम इस सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक को पढ़ा, उसके टाइप्स देखे, फिर हम स्टीरियो में आगे बढ़े, कॉन्फ़िगरेशनल की तरफ आगे बढ़ते हुए हम उसके टाइप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को देख चुके थे पिछले दो वीडियोस के अंदर। हाँ, बिल्कुल लेंदी पोर्शन है और कम से कम 5 क्वेश्चन हर बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बना रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, सबसे बड़ी चीज ये है, बिना गाइडेंस के कई बार नेगेटिव हो जाता है। ये देखिए, ऑप्टिकल के अंदर हम लोगों ने इनांशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएस नॉमेनक्लेचर, ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने पढ़े ऑप्टिकल के अंदर। इनांशियोमर्स यानी प्रतिबिंब समावयवता, विवरिम समावयवता, मीजो कंपाउंड और आरएस यानी एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर को हमने पढ़ा, जहां से सवाल आते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल के अंदर EZ नॉमेनक्लेचर को और सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर को पढ़ा। सही बात है। और इसके अलावा कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल देगी या नहीं देगी, ये हमने सीख लिया, यहां से सवाल आ जाता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या कह रही है कि अब जो है हमारा पोर्शन जो है कन्फर्मेशनल रह चुका है। जो हमें देखना है, ये मान के चलो 2 क्वेश्चन कन्फर्मेशनल के उठ के आते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। अब कन्फर्मेशनल में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, कन्फर्मेशन ऑफ एथेन, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन एल्केन के अंदर तो, और कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके कन्फर्मेशंस को सीखना है। पर इसे सीखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है क्या, कन्फर्मर्स क्या है, इन्हें रोटामर्स भी कहा जाता है, ये होते क्या है, संरूपण क्या होते हैं, हमें इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की यदि बात की जाए तो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन यानी विन्यास और संरूपण को आपस में कंपेयर करवा चुका था। मैंने कहा था स्टीरियो के पार्ट हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की हम बात करें, हम यूं कह सकते हैं 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक यौगिक, हाँ,
जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। जिनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट उनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि कन्फर्मेशंस में कन्फर्मर्स उन्हें कहा जाता है जिनमें वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी ऊर्जाओं का अंतर यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होता है। दो कन्फर्मर कोई से भी ले लो, ये ध्यान रखिएगा कंपाउंड एक ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब है कंपाउंड तो एक ही है। अब कंपाउंड एक है, उसकी दो डिफरेंट 3D फॉर्म्स हैं, 3D स्ट्रक्चर्स हैं, 3D में दो अलग अलग उसके जो है कन्फर्मर्स हम बोलेंगे उन्हें, जिनकी ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिकली कन्फर्मर्स। दैट मीन्स हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर आपस में ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम है, वो कन्फर्मर्स कहलाती हैं। देखो एक डेफिनेशन, दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, वो आपस में अंतर परिवर्तित होगी रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उन्हें वो एनर्जी आसानी से मिल जाएगी, इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। अब सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कन्फर्मर्स का? हाँ, रोटामर्स इन्हें इसीलिए बोला जा रहा है। क्या है सबसे बड़ा कंसेप्ट? कि बेसिकली जो कन्फर्मर्स हैं ये किस वजह से उत्पन्न होते हैं, कैसे बनते हैं, ये कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। तो ध्यान रखिएगा, कन्फर्मर्स बेसिकली जनरेट अबाउट द रोटेशन, कन्फर्मर्स बेसिकली जनरेट ऑन द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन से कन्फर्मर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं बेसिकली। तो ध्यान रखना, दो तरीके हैं कन्फर्मर्स बनने के, एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन से, मैं कह दूं कार्बन कार्बन सिंगल ही नहीं, आप यूं समझिए कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन फ्री होता है और उससे अलग अलग 3D स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बैरियर बहुत कम होता है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, दे आर कॉल्ड रोटामर्स कन्फर्मर्स। संरूपण एक ही मॉलिक्यूल के बनेंगे, समझ में आ रहा है? इसके अलावा दूसरे टाइप के कन्फर्मर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बन के आते हैं वो बनते हैं साइक्लोहेक्सेन के अंदर। आप खुद समझ लीजिए इस चीज को कि साइक्लोहेक्सेन के अलग अलग कन्फर्मर्स में बोल रहा हूं, इसका मतलब है उसकी अलग अलग 3D स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल है एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखना, फ्लिपिंग दूसरा कारण होता है, फ्लिप करना दूसरा कारण बनता है कन्फर्मेशन का। तो स्टूडेंट, कन्फर्मर्स बनाने के दो रीजन हो गए, एक तो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फ्री रोटेशन एट रूम टेम्परेचर, एंड दूसरा है फ्लिपिंग। तो दो रीजन्स हैं जिनकी वजह से कन्फर्मर्स बन के आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। अब बड़ी बात यह है कि भाई ये रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल है, इन्हें सेपरेट तो किया ही नहीं जा सकता, फिर इनका यूज क्या है? भैया आप अभी थोड़ी देर में जैसे जैसे कन्फर्मेशन सीखोगे मॉलिक्यूल के, आपको भी पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअल यूज क्या है और इनकी स्टडी हम क्यों करते हैं, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा अलग अलग कन्फर्मर्स की बात जब हम करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि कन्फर्मर्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल के कन्फर्मर्स में, किसी भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम जनरली इसमें एक उदाहरण एथेन का लेके चलते हैं, जैसे हमने शुरुआत स्टीरियो में भी लिया था, और इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पर एथेन के एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को हम दिमाग में याद रखते हैं, ग्रसित और सांतरित को। सही बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड पर रोटेट करते हुए 3D स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो हर एक डिग्री पर, मैं कहूंगा हर 0.1 डिग्री पर एक अलग 3D अरेंजमेंट बन के आएगा। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट क्या हो गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की इनफाइनाइट यानी अनंत संख्या में कन्फर्मर बनाए जा सकते हैं। अनंत यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर बन सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फॉर्म्स हम यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं, कागज पर ड्रॉ करके चलते हैं और उनकी स्टडी हम कर रहे होते हैं। चौथी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कन्फर्मेशन से रिलेटेड? वो बात है कि कन्फर्मेशन ड्रॉ करते वक्त दो प्रोजेक्शन फॉर्मूले काम में आते हैं, एक है न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक है सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक क्या होता है पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं, आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैं अब कन्फर्मर्स बनाना शुरू करूंगा अभी आपके सामने जो सिलेबस में मॉलिक्यूल है उनके, लेकिन उससे पहले हमें
तीन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे जो हमारे काम आएंगे कन्फर्मेशंस के अंदर। कौन कौन से हैं वो कंसेप्ट, तो मैं एक एक करके शुरुआत करता हूं। जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है डायाहेड्रल एंगल। आप सीखते चल रहे हैं, अभी कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग कन्फर्मर्स हम बनाएंगे। कन्फर्मर्स के उदाहरण एग्जांपल्स हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं शुरुआत के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो आप वहां से देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो वापस रिपीट ही किया है मैंने एक तरह से आप लोगों के सामने। अब देखो, क्योंकि एक प्रस्तावना बनानी जरूरी होती है एक बार शुरुआत में। डायाहेड्रल एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सीधे सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो भैया, एक मैंने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, H2O ले लिया। इसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, 3 एटम इसमें है वाटर में। किसी भी ट्राई एटॉमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है, 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल जो है ना, उससे एक्सप्लेन हो जाता है। दैट मीन्स थीटा, इसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। थीटा मत बोलो, इसे हम कह देते हैं बॉन्ड एंगल, बंद कोण। तो ट्राई एटॉमिक सिस्टम में तो क्या होता है कि बॉन्ड एंगल उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप, उस एग्जैक्ट उसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर देता है। स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर देता है बॉन्ड एंगल ट्राई एटॉमिक। लेकिन यदि हम एग्जांपल लें टेट्रा एटॉमिक सिस्टम्स का, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो टेट्रा एटॉमिक सिस्टम है, या इसके आगे पेंटा, हेक्सा और इसके आगे जितने भी एटम होंगे, तो टेट्रा एटॉमिक टाइप के सिस्टम या उससे आगे के सिस्टम को एक्सप्लेन हमें करना है, उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, तो केवल बॉन्ड एंगल से काम नहीं चलेगा। उसका कारण क्या, आप खुद देखो। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, H2O2 को। इसमें एक बॉन्ड एंगल ये है, एक ये है, तो 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल है जो इसकी पूरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो कुल मिलाकर के, और देखो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। मैंने बना दी एक और स्ट्रक्चर, ये और ये। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स सिन थे, जबकि इसमें एंटी हो गए, है ना। हालांकि एक जनरल बात कर रहे हैं, अभी सिन एंटी की बात नहीं आई हमारे सामने। तो इस तरह के सिस्टम जहां पर ये टेट्रा एटॉमिक हम जिसे कह रहे हैं सिस्टम में, तो इस तरह की सिस्टम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डायाहेड्रल एंगल की हेल्प ली जाती है। बेसिकली डायाहेड्रल एंगल की डेफिनेशन होती है द एंगल इन बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 तलों के बीच के कोण को। 2 तलों के बीच के कोण का हमें पता चलने से उसकी स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, टेट्रा एटॉमिक या इसके आगे के जो सिस्टम्स होते हैं। ट्राई एटॉमिक तक बॉन्ड एंगल काम करता है, और उससे आगे टेट्रा एटॉमिक वगैरह के सिस्टम में जो है डायाहेड्रल एंगल जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर देता है। अब 2 तलों के लिए कैसे, एक तल इस वाले सिस्टम का, एक तल इस वाले सिस्टम का। जब आप देखोगे कि ये प्लेन इसका चल रहा है और इसका भी यही प्लेन आ रहा है, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यानी इसका थीटा डायाहेड्रल एंगल। डायाहेड्रल एंगल को हिंदी में कहते हैं द्वितल कोण, है ना, द्वितल कोण कहा जाता है। क्या आएगा, 0 डिग्री। जबकि इसका एंगल आप चेक करो, इसका एंगल इधर वाला ये चल रहा है, मतलब एंगल से मतलब है तल जो है, प्लेन जो है, और इधर वाला इस तरफ, यानी ओपोजिट है। एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। अब आप इन 2 तलों के बीच में एंगल देखोगे तो 180 डिग्री आएगा, है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को डायाहेड्रल एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इमेजिन करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन इस तरह से, एक प्लेन ये वाला, एक प्लेन ये वाला, 0 डिग्री। फिर वापस देखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, एक H ऊपर है, एक नीचे आ गया, तो इस नीचे वाले सिस्टम का तल ये आया प्लेन, ऊपर वाले का ये 180 डिग्री। अब मान लो इसको आपको समझना है ना, तो आप एक बुक ले लेना, बुक को लेना, आप देखना जो बुक के 2 अलग अलग फेसेस होती हैं, जिसका हम सरफेस कह दो आप एक तरह से। इस तरह से जब पूरी बुक खोल दोगे तो डायाहेड्रल एंगल 2 तलों के बीच एंगल 180 डिग्री रहेगा, और यदि आप उसको बंद कर दोगे तो 0 डिग्री आ जाएगा किताब के अंदर। और यदि आप उसको बीच में रखोगे तो जिस तरह से आपने रखा है, जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो 2 तलों के बीच के कोण को कहा जाता है डायाहेड्रल एंगल। ये काम आएगा कन्फर्मेशनल में, और ये सवाल भी बन जाता है, आरपीएससी 2020 में आ चुका है एक सवाल, अभी एक्सप्लेन करूंगा। डायाहेड्रल एंगल समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन में हमें समझना है एक तो बॉन्ड एंगल, स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद कोण विकृति। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेन जो वर्ड आया ना, विकृति, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हम जब भी स्ट्रेन का जब भी वर्ड हमारे सामने आता है, हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल वैल्यू, सामान्य वैल्यू से बदल जाना।
अब नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल वैल्यू का मतलब है स्टेबल स्ट्रक्चर, स्थायी जो उसकी संरचना है, उस संरचना से चेंज हो जाना, डिस्टॉर्टेड हो जाना, डेविएट हो जाना, बदल जाना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे आप ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, कोई भी इंसान का शरीर है, आप खुद सोच के देखिएगा, अगर दो हाथ हैं, दोनों समान लंबाई के होते हैं, एक हाथ लंबा हो जाए, एक हाथ छोटा हो जाए, तो हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड हो जाना शरीर का, बॉडी का, फिजिकली। तो समझ में आ रहा है डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब। तो यदि स्ट्रेन के हम आगे टाइप्स की बात करें, तो जिस चीज में विकृति आई है, जो भी फिनोमिना जिसके अंदर विकृति आई है, स्ट्रेन आई है, उसके आधार पर नाम दे देते हैं। जैसे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बंद कोण विकृति, यानी बंद कोण सामान्य बंद कोण से चेंज हो गया, नॉर्मल से चेंज हो गया। नॉर्मल का मतलब स्टेबल जो एंगल था, एक्चुअल जो एंगल था। अब एंगल कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो भैया आपको ध्यान है, हाइब्रिड आपको कार्बन लेना पड़ेगा। तो आप क्या लेते हो, आप लेते हो sp3 कार्बन, इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट भी है, 109.5 डिग्री भी है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हुए हैं। आप 109 डिग्री के लमसम ले लो, है ना, इसमें कोई बहस करने की बात नहीं है, ठीक है ना। कल को कोई ये बोले कि नहीं हमने तो 109 डिग्री 28 मिनट पढ़ा है, तो बहुत अच्छी अच्छी रेफरेंस किताबें भी बता देंगे जहां 109.5 डिग्री भी है ना, इसलिए बहसबाजी की कोई बात नहीं है। sp2 कार्बन का क्या होता है 120 डिग्री, और sp कार्बन का क्या होता है 180 डिग्री। अब सुनो, sp3 कार्बन है, 109 डिग्री एंगल होना चाहिए, लेकिन एंगल घट गया, 60 डिग्री पे आ गया, तो आप क्या कहोगे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आ गई। या फिर 109 डिग्री एंगल था लेकिन एंगल बढ़ गया, 128 डिग्री पहुंच गया, sp3 ही है कार्बन। और sp3 कार्बन की पहचान क्या है, चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होती है कार्बन की, वो sp3 होता है ना। सही बात है, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, बढ़ जाए घट जाए विकृति दोनों तरफ ही होगी। जितनी घटेगी ज्यादा उतनी विकृति ज्यादा, जितनी बढ़ेगा ज्यादा उतनी विकृति ज्यादा, और जितनी विकृति यानी जितनी स्ट्रेन ज्यादा आएगी मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल हो जाता है। इतनी बात आप जानते हो। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन का कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया है। जैसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी आप पढ़ते हो ना, हालांकि साइक्लोएल्केन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में नहीं है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, साइक्लोप्रोपेन, बनाना बॉन्ड का कंसेप्ट, ये जो अंदर वाला थीटा है ना बॉन्ड एंगल, ये तो बॉन्ड एंगल ही है, ये 60 डिग्री के पास आता है लगभग। sp3 कार्बन था ना, ये इसको होना 109 डिग्री चाहिए था, 60 डिग्री आया। बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होती है, 3 मेंबर्ड रिंग, इसीलिए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है, तुरंत रिंग ओपनिंग रिएक्शन की तरफ बढ़ जाती है। एक कंसेप्ट है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन समझ में आ गया। ऐसा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जो है ना, वो साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन जो पढ़ोगे ना आपके सिलेबस में है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा किसी एक कन्फर्मर में, ठीक है ना। वो किस में होगा वो हम देखते चलेंगे आगे जाएंगे जब बॉन्ड एंगल स्ट्रेन हो गया। अब आते हैं, देखो एक और इंपॉर्टेंट, ये समझ नहीं आती है कई कैंडिडेट्स को, नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। दूसरा नाम क्या है इसका, पिटजर स्ट्रेन। तीसरा नाम क्या है इसका, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। चौथा नाम क्या है इसका, बॉन्ड टॉर्शन। कुछ भी कह दो भैया, सबके अलग अलग। और हिंदी में क्या नाम है इसका, इसका हिंदी में नाम है मरोड़ी विकृति। अब बोलो, हिंदी का नाम भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। इसे टॉर्शनल स्ट्रेन से ही लेके चलो, मरोड़ी विकृति वगैरह को छोड़ो, अभी टॉर्शनल स्ट्रेन से ही समझो, क्योंकि देखो वर्ड एक बार आपके सामने आ गया, अब उसका मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूं ना आपको। फिर आपको हिंदी इंग्लिश की कहां इसमें दिक्कत आ रही है, मुझे एक बात बताओ। स्ट्रेन का मतलब है नॉर्मल स्ट्रक्चर से बदल जाना। यहां पर क्या बदलता है, यहां इस तरह की स्ट्रेन। वैसे आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे देता हूं कि ये जो हम बोलते हैं ना स्ट्रेन, ये एग्जैक्टली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उस स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब एक तो स्टेबल फॉर्म sp3 109 डिग्री की स्ट्रक्चर, और आपने बना दी मोड़ करके उसको 60 डिग्री 3 मेंबर्ड रिंग। इसे बनाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, आप जानते हो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्यों, अनस्टेबल है, उस एनर्जी को स्ट्रेन बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। लेकिन थ्योरेटिकली हम कह देते हैं कि भाई विकृति आ गई, इसको विकृति बोल दिया। तो आप तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेके चलो। टॉर्शनल स्ट्रेन में एक वर्ड ये देखा आपने बॉन्ड टॉर्शन, और एक देखा आपने एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। इससे याद रखना इसको आप, कि आप जो है
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर फ्री रोटेशन से दो कन्फर्मर बनाते हो, एक स्टैगर्ड सांत्रित और एक बनाते हो ग्रसित यानी एक्लिप्स्ड। तो जो एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाते हो ना आप, मैंने आपको सिखाया था कि एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है ना, ग्रसित रूप, ये जो है ना सूर्य ग्रहण सन एक्लिप्सिंग से आया है। इसमें फ्रंट कार्बन आपकी तरफ रहता है और बैक कार्बन और मैं पीछे की तरफ आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रंट, पीछे वाला जो कार्बन है वो फ्रंट से ढक जाता है, कवर हो जाता है, इसको ग्रसित कहते हैं। आपको याद दिलाता हूं, देखो मैं एक बार आपके सामने मॉडल रिप्रेजेंट करता हूं। ये मैं एक मॉडल लेके आया हूं आपके सामने, ये इसमें ये दो कार्बन है, ये एक्चुअली एथेन मॉलिक्यूल का जो है मॉडल है। मैं आपको बताऊं, एथेन में 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे इधर, इधर 3 हाइड्रोजन है। जरा देखना, ये मैंने आपके सामने एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाई है, ये न्यूमान में एक्लिप्स्ड देखा मैंने। तो आप इसको फ्रंट से देख रहे हो ना, तो अब आप देखो कि एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर क्या दिख रहा है आपको, कि एटम के पीछे एटम, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है। तो एग्जैक्टली ये जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है ना, ये कहलाती है एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ये यहां भी है, इधर भी है और ये इस तरफ भी है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो साइड से देखो और ढंग से देखो, यहां भी है, यहां भी है ना, बॉन्ड पेयर एक्लिप्सिंग फॉर्म में। जबकि स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर, ये मैंने स्टैगर्ड बना दी हल्का सा 60 डिग्री रोटेशन दे करके, स्टैगर्ड फॉर्म में दूर दूर हो गई आपस में, बिल्कुल पूरी तरह से बाइसेक्ट हो गई। तो इस फॉर्म के अंदर इस तरह का रिपल्शन एब्सेंट हो जाता है। इस रिपल्शन को, इस स्ट्रेन को, इस रिपल्शन को ही हम टॉर्शन, बॉन्ड टॉर्शन कहते हैं, जो एक्लिप्सिंग में है ना। तो आप खुद सोचो, आप समझो इस बात को कि मोर स्टेबल फॉर्म क्या होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, स्टैगर्ड फॉर्म होगी, सांत्रित। क्यों? क्योंकि उसमें एक्लिप्सिंग जो स्ट्रेन है यानी कि रिपल्शन बॉन्ड पेयर का एब्सेंट है। बात समझ आ रही है सभी स्टूडेंट्स के? हाँ, ये ध्यान रखना। और एक्लिप्सिंग में वो रिपल्शन प्रेजेंट है। तो इस स्टैगर्ड फॉर्म से एक्लिप्स्ड फॉर्म तक जो रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन, यानी फोर्स्ड डेविएशन फ्रॉम द more stable staggered conformer to the eclipsed, that is called torsional strain। यानी कि staggered फॉर्म से eclipsed फॉर्म तक जाने के लिए, डेविएशन करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है टॉर्शनल स्ट्रेन। सीधी सीधी भाषा में हम ये कह देते हैं कि भैया एक्लिप्स्ड जो फॉर्म है उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट है। दैट मींस बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है वो उस एक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी को बढ़ा रहा है। दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। आ रही है बात सभी को समझ में? अब आप खुद सोच के देखो, तो हम जितने भी मॉलिक्यूल के अभी यहां कन्फर्मर्स बनाएंगे उनमें जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट होगी, जबकि स्टैगर्ड में एब्सेंट होगी। सवाल आएगा एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअल आएगा सवाल, ये भी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर जो हिंडर्ड रोटेशन है उसको टॉर्शनल स्ट्रेन कह दिया। देखो ऐसे बना दें, हम क्या करते हैं, हम न्यूमान नहीं बनाएंगे, हम सोहर्स हम सीख चुके हैं बनाना। सोहर्स में हम, ये मैंने एक्लिप्स्ड फॉर्म बना दी सोहर्स की। कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक। और ये मैंने स्टैगर्ड फॉर्म बना दी। ये देखना एक बार सभी स्टूडेंट्स, स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखो आप कंसेप्ट, ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये है स्टैगर्ड फॉर्म। आ रही है बात समझ में? हिंदी में इसे ग्रसित कहते हैं, इसे सांत्रित कहते हैं, है ना। सुनो, ये रहा वो रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। हम कहते हैं इसके लिए टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट, दैट इज लेस स्टेबल कन्फर्मर, दैट इज मोर स्टेबल कन्फर्मर। तो अब एक बात और समझ में आ गई, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन देखो ना, कहां है रिपल्शन, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसमें इस सिग्मा बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग होता है ना, एंटी बॉन्डिंग, उसके साथ बॉन्डिंग इंटरेक्शन ये चलती है। ये एक और कंसेप्ट दिया जाता है।
तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो फेवर करेगी स्ट्रक्चर को, स्थायी करेगी। तो भैया स्टैगर्ड फॉर्म में एक तो एब्सेंट हो गई टॉर्सनल स्ट्रेन जो लेस स्टेबल बनाती थी, और एडिशनल बॉन्डिंग इंटरेक्शन उसको और ज्यादा स्टेबल कर देती है। ये ध्यान रखिएगा, स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म की, उसके एक्लिप्स्ड कन्फर्मर की तुलना में। ये आपको पता है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन से बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, जिस स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर में आएगी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, जिस स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगी, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल या लेस स्टेबल होगी कंपैरेटिवली। आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको इंट्रोडक्शन कन्फर्मेशनल एनालिसिस का क्लियर है। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर देता हूं कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन मॉलिक्यूल। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका, टू द पॉइंट ही चलना है। एथेन मॉलिक्यूल स्टूडेंट ये होता है CH3 CH3, करेक्ट है। और आप इसके इस सिग्मा बॉन्ड पर फ्री रोटेशन से कन्फर्मर बनाते हो, दो मेजर कन्फर्मर। तो पहले तो मैं कन्फर्मर बना दूं, न्यूमान में मैं अब लिख रहा हूं। देखो अभी इससे पहले जो पीछे की तरफ सोर्स बनाया था, इस पर आप 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, मान लो यहां, तो ये क्या कहलाएगा, ये एथेन बन जाएगा। हाँ जी, बात समझ आ रही है सभी स्टूडेंट्स को। तो अब देखो ये तो एथेन, अगर हाइड्रोजन लगा दे तो ये एथेन बन जाएगा, और कोई मॉलिक्यूल लगा दोगे, जैसे 2 मिथाइल लगा देंगे इस पर, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। अब मैं एथेन का एक्चुअल कंफर्मेशन कह रहा हूं, तो मैं न्यूमान से आप लोगों को बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। न्यूमान बनाने का देखो, मैं मॉडल लेके आया हूं, मैं मॉडल लेके आया हूं आपके सामने, और मैं ये आपको दिखा रहा हूं। देखो एथेन का मॉडल, ये देखो ओपन करके देखो आप, एथेन जो है ना, ये बोर्ड पर जो बनाया है, देखो एक बार इसको ऐसे कर दे, ऐसे बना दे। अब ये तो आपको बताइए स्ट्रक्चर गलत है, क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन है, 109 डिग्री का एंगल है, 3D स्ट्रक्चर है, उसको आप ऐसे ही तो देखोगे, इस तरह से। ये देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है, 109 डिग्री का एंगल है प्रॉपर, बिल्कुल। और इसको आप इस तरह से साइड से देखोगे तो ये वेज डैश है। और यदि आप इसको और थोड़ा साइड में ले जाके इस तरह से देखोगे, यहां से इस तरह से साइड से, तो ये सॉहॉर्स है। और यदि आप इसको सामने से देखोगे फ्रंट से, तो भैया ये है इसकी न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब सुनो, न्यूमान में आप फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाते हो और बैक कार्बन को बड़े गोले से सर्कल से दिखा देते हो। एक्लिप्स्ड फॉर्म में पीछे वाले को आप ढकते हुए दिखाओगे, और स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर आप सारे एटम्स बिल्कुल प्योरली आपको दिखाई देंगे। मॉडल में भी दिखाई दे रहे हैं, देखो इसको और ढंग से मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं। ये मॉडल में स्टैगर्ड ये आपको दिखाई देगी, देखो एक एक एटम आप लोगों को दिखाई देगा प्रॉपर, जबकि एक्लिप्स्ड में केवल आगे वाले कार्बन पे जो एटम्स है वो दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाले ढक गए। दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब देखो मैं बनाता हूं न्यूमान में, ये मैंने फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, फ्रंट पर मैंने ये बना दिए 3 हाइड्रोजन्स, और बैक के मैंने छोटे बॉन्ड से, छोटा बॉन्ड अगर आप बनाओगे, ये देखो हो गया ना, ये बन गया है एथेन का एक्लिप्स्ड यानी कि ग्रसित रूप, ठीक है। और 60 डिग्री रोटेशन से किसी भी एक कार्बन पे हमने फ्रंट वाले को दे दिया, ये फ्रंट वाले को 60 डिग्री रोटेट कर दिया। बैक वैसा का वैसा है, लेकिन अब दिखने लग गए, अब ढके हुए नहीं, इसे कहते हैं स्टैगर्ड यानी सांतरित, हिंदी में लिख देते हैं सांतरित। इसे क्या बोलते हैं? ग्रसित। आ रही है बात समझ में? पहली बात। दूसरी चीज, इन दोनों के अलावा 60, ये तो 60 डिग्री रोटेट किया, अब आप 60 डिग्री रोटेट करते चलो, एक बार एक्लिप्स बनेगा, एक बार स्टैगर्ड बनता जाएगा, इंटर कन्वर्ट। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं 60 डिग्री मत करो, 10 डिग्री रोटेट करो, 20 डिग्री करो, 30 करो, 40 करो, 50 डिग्री करो, या इनके बीच में 0 से 60 डिग्री के बीच में जो है, जो फॉर्म्स होती है इनके बीच में, वो फॉर्म कहलाती है गॉश फॉर्म। गॉश फॉर्म कहलाती है। इसे
स्क्यू फॉर्म भी कहा जाता है 0 से 60 डिग्री के बीच में। अब सुनो मेरी बात, ये 0 से 60 डिग्री का कंसेप्ट आपको ऐसे समझ आएगा। आप डायाहेड्रल एंगल लिख लो इनके साथ में, क्या एक्लिप्स का डायाहेड्रल एंगल। तो भैया देखो, आप मॉडल को साथ में लेके चलो, मॉडल से एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद इमेजिन भी हो जाएगा। ये देखो, ये मॉडल है ना, ये ट्राइएटॉमिक सिस्टम, ये वाला प्लेन, और इधर वाला ये ट्राइएटॉमिक, इसका ये प्लेन, 0 डिग्री एंगल आ गया। आप समझो कौन सा वाला लिया मैंने, इसका, और पीछे वाला जो ये टेट्राएटॉमिक सिस्टम ले लिया मैंने, 1 2, पीछे वाला कार्बन 3 और चौथा ये हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ये अगर मैं ये के साथ, इस फ्रंट वाले के साथ में पीछे वाले का ये वाला हाइड्रोजन ले लूं तो एंगल क्या आएगा, 120 डिग्री का। इसी तरह इसके साथ मैं पूरा ये घूमता हुआ ये वाला ले लूं एटम, पीछे वाला हाइड्रोजन, तो एंगल कितना आएगा, और उसमें जोड़ते चलो 240 डिग्री आ जाएगा। तो देखो 0 डिग्री एक्लिप्स्ड देता है डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, या 120 डिग्री भी एक्लिप्स्ड का ही डायहेड्रल एंगल है, और या फिर 240 डिग्री भी, और बोले 360, वो तो यही 0 डिग्री हो जाएगा 360 का मतलब। तो इधर आओ, इसके और इसके बीच एंगल 60 डिग्री 60 पर रोटेट किया था आपने, डायहेड्रल एंगल। टेट्राएटॉमिक सिस्टम लेना है आपको कोई सा भी, और उसमें आप क्या करते हो, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये चौथा हाइड्रोजन, ये 4 के बीच में, जब ये 0 डिग्री था। अब स्टैगर्ड लो, स्टैगर्ड में आपने फ्रंट वाले को इस तरह से लिया है, तो 1, ये फिर कार्बन 2, आगे वाला कार्बन 3 और इधर वाला हाइड्रोजन 60 डिग्री है। इसके बाद अब आप समझ गए होंगे कि यहां और इस वाले हाइड्रोजन के बीच 180 डिग्री आ रहा है, और इधर वाले हाइड्रोजन के बीच में, तो बिल्कुल कैलकुलेट करो, 60 120 180 240 और 300, तो टोटल कितना आ गया, 300। तो डायाहेड्रल एंगल पहले मेंशन कर लिए एथेन के रिस्पेक्ट में। आ रही है बात समझ में? 0 से 60 डिग्री के बीच जो फॉर्म्स बनती हैं वो फॉर्म होती हैं गाउशे या स्क्यू, मतलब टेढ़ी मेढ़ी फॉर्म है एक तरह से, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल अलग टाइप की, जिसमें आप देख रहे हो बिल्कुल बीच का एंगल है, तो समझ गए, उस फॉर्म को कहते हैं गॉश या स्क्यू फॉर्म। स्टूडेंट ध्यान देना, एक्लिप्स्ड फॉर्म में एक्लिप्सिंग स्ट्रेन प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे डायहेड्रल एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्लिप्सिंग स्ट्रेन घटती जाएगी, और 60 डिग्री आने पर एक्लिप्सिंग स्ट्रेन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस हिसाब से कंसेप्ट ये कहता है कि सबसे स्टेबिलिटी ज्यादा जो होगी स्टैगर्ड फॉर्म की होगी, सांतरित की, उसके बाद गॉश फॉर्म की होगी, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली एक्लिप्स की तुलना में एटम दूर दूर है, एंगल बढ़ता जा रहा है, गॉश की, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी किसकी, एक्लिप्स्ड की। तो स्टेबिलिटी अगर हम लिखें, स्थायित्व की यदि हम बात करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है बताइए मैंने आप लोगों को, स्टैगर्ड की, उससे कम गॉश की, और सबसे कम एक्लिप्स्ड की। इसका उल्टा हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, वो किसकी ज्यादा होगी, एक्लिप्स्ड की। ऊर्जा ज्यादा है जब भी तो स्थायित्व कम है, गॉश की उससे कम, सबसे कम स्टैगर्ड की, सबसे कम किसकी होगी, स्टैगर्ड की। क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पीछे आओ वापस। जो एथेन मॉलिक्यूल है, एक बार सवाल आया आरपीएससी में कि एथेन का कौन सा कन्फर्मेशन जो है नेचुरली पाया जाता है, प्राकृतिक तौर पर एथेन किस फॉर्म में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो भैया वो सबसे स्टेबल फॉर्म थी, दैट स्टैगर्ड फॉर्म। तो नेचुरली अकरिंग यानी प्राकृतिक तौर पर रहने वाले, जो कौन सा कन्फर्मर है जो प्राकृतिक तौर पर एथेन का रहता है, जिसमें ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं एथेन के मॉलिक्यूल, वो है स्टैगर्ड सांतरित रूप। क्लियर है ये बात सभी को? ये आरपीएससी में एक बार आ चुका है सवाल, 2016 के टाइम ये आया था सवाल जो है, ठीक है ना, अलग से इसको डिस्कस नहीं करूंगा, जब बोल दिया है सवाल आ चुका है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो वही एग्जिस्ट करनी है, जाहिर सी बात है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, डायहेड्रल एंगल हो गया। कल को डायहेड्रल एंगल का सवाल आए भैया, बदल के आएगा सवाल, तो लिख देना आंसर किसका क्या है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को बताई मैंने, एक बार मैं वापस आता हूं, मैंने आप लोगों को
पोटेंशियल एनर्जी बताई, ये रही पोटेंशियल एनर्जी जो है। अब सुनो मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई, इसको डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम बनाते हैं प्रोफाइल डायग्राम। प्रोफाइल डायग्राम में वाई एक्सिस पर हमने ले ली पोटेंशियल एनर्जी, और ये मैंने खींच दिया, ये स्टैगर्ड फॉर्म, ये एक्लिप्स्ड, ई से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा, स्टैगर्ड की सबसे कम, और इस बीच में गॉसिय फॉर्म है, ये ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला जा चुका है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो मात्र केवल 3.0 किलो कैलोरी पर मोल का आता है। स्टूडेंट, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर ऑब्जर्व करिए, मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे सवाल, प्रॉब्लम शीट में भी आप लोगों को मिलेंगे, पोस्ट क्वेश्चन का अलग वीडियो आपका मिलेगा, वो अलग है, लेकिन फिर भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए चारों आरपीएससी के। जब आप उसमें देखोगे तो आपको सवाल मिल जाएंगे कि एनर्जी के सवाल भी पूछे गए हैं, इन दोनों के बीच का बैरियर कितना है, यही सवाल पूछ लिया, बिल्कुल आ जाता है सवाल उठ के, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। एथेन में एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध, ये ऊर्जा अवरोध क्या है? स्टैगर्ड को दूसरी स्टैगर्ड में कन्वर्ट करने का ऊर्जा अवरोध है, खुद सोच के देखो, ये है वो ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। एक्लिप्सिंग फॉर्म बैरियर है क्योंकि इसमें स्ट्रेन प्रेजेंट है, इससे होकर इसे निकलना है, लेकिन मात्र कितना? 3.0। कई बार इसे किलो जूल में कह देता है, किलो कैलोरी बड़ी यूनिट है, किलो जूल छोटी यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। 1 किलो कैलोरी जो है 4.2 किलो जूल के बराबर होती है। दैट मीन्स अगर मैं कहूं 3.0 किलो कैलोरी जो है ये 12.6 किलो जूल के बराबर होगी, तो आप चाहे 12.6 ऑप्शन को टिक करो, वो किस फॉर्म में दे रहा है ये आप देख लीजिएगा। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, किलो कैलोरी की टर्म में 20 किलो कैलोरी एनर्जी तक कमरे के ताप पर आसानी से मॉलिक्यूल को मिल जाती है। कितनी एनर्जी मिल जाती है कमरे के ताप पर? 20 किलो कैलोरी तक। ये कितनी है? 3.0। कितनी कम है, कितना आराम से इंटर कन्वर्ट होगा, लेकिन किस फॉर्म में ज्यादा रहेंगे एथेन मॉलिक्यूल? स्टैगर्ड फॉर्म में रहेंगे। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हो गया, डायग्राम हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, सीधे आ जाते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कन्फर्मेशंस नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, भैया ब्यूटेन नहीं कह सकते आप, क्योंकि ब्यूटेन कह दो तो आइसोब्यूटेन भी रहता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन क्या होती है? नॉर्मल ब्यूटेन होती है ये 4 कार्बन। आप एथेन से कंपेयर करो, पीछे ले जाता हूं आप लोगों को, देखो एथेन से कंपेयर करो, इसमें 2 हाइड्रोजन हटके 2 मिथाइल और जुड़ गए, ये तो क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया नॉर्मल। इस सिग्मा बॉन्ड पर इस सिग्मा बॉन्ड पर फ्री रोटेशन से इसके अलग अलग कन्फर्मर बनाए जाएंगे। तो इसको ओपन करें थोड़ा, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। देखो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड वो वाला जो मैंने मेंशन किया, उस पर एक मिथाइल, इस पर भी एक मिथाइल, 2 हाइड्रोजन हैं। तो अब आप खुद बताओ कि जब सारे के सारे हाइड्रोजन थे, एक तो तब रोटेशन, और एक जब 2 मिथाइल आ गए तब रोटेशन, कहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होगी, कहां बैरियर ज्यादा होगा? यहां पे, क्योंकि यहां मिथाइल मिथाइल बड़े ग्रुप हैं, रिपल्शन होगा। जब इसकी फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म आप बनाओगे उसमें सबसे ज्यादा, तो बैरियर बढ़ेगा, बैरियर बढ़ेगा। एथेन में बैरियर कम है, किसमें? स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर होता है बैरियर, और बैरियर का मतलब बाधा, ऊर्जा अवरोध। और ऊर्जा अवरोध का कारण क्या है? मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल से होते हुए रोटेशन चल रहा है। दैट मीन्स रोटेशन जो है ना, आप कहते हो फ्री रोटेशन, ये रोटेशन फ्री नहीं है, ये बाधित है, हिंडर्ड है ये, और उसका कारण रिपल्शन है। लेकिन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर आसानी से मिल जाती है। तो यहां बैरियर ज्यादा आएगा। अब कितना बड़ा वो मैं आप लोगों से, पहले मैं इसके कन्फर्मर्स आपके सामने बनाता हूं। तो मैं बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो सबसे पहले देखो न्यूमान में मिथाइल HH बना दिए, और फिर देखना एक बार, फिर क्या किया? फिर मैंने जस्ट पीछे की तरफ, यानी एक्लिप्स्ड फॉर्म, मैंने मिथाइल H और H ले लिया। ये तो बना दी मैंने
फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म, पूर्ण ग्रसित रूप है ये इसका, ठीक। और इसके बाद मैंने इस पर 60 डिग्री रोटेट करते हुए अलग अलग इसके कन्फर्मर बनाए। टोटल 6 कन्फर्मर हम बनाएंगे। स्टूडेंट, मैं एथेन के कितने कन्फर्मर बना के आया? 2, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। उसके बीच में गाउचे थी, उसको मैंने नहीं बनाया। वैसे कितने कन्फर्मर आप बना सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के? अनंत, इनफाइनाइट बना सकते हो ना। लेकिन कितने बना रहे हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं? तो 6 बना रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन के। बना कितने सकते हैं? इनफाइनाइट। ध्यान रखना है आपको स्टेटमेंट। अब बारी आती है 60 डिग्री के रोटेशन की। तो एक काम करो, फ्रंट वाले को रोटेट कर दो, बेटर रहता है बनाने में और इमेजिन करने में। फ्रंट वाले को रोटेट करो 60 डिग्री पे। तो कैसे रोटेट करोगे? इस मिथाइल को इधर 60 डिग्री पे ले जाओ। तो ये मिथाइल देखना एक बार, यहां आ गया। पीछे वाला वैसा का वैसा अब दिखने लगा, अब अच्छे से दिखने लगा। वहां ढक रखा था, अब अच्छे से दिखने लगा, ठीक। फिर 60 डिग्री करो। देखो एक बार हम बना लेते हैं, पहले हम बना लेते हैं। किसको रोटेट कर रहे हो आप किसको रोटेट कर रहे हो? इस फ्रंट वाले को आप कर रहे हो रोटेट। ये वाले को आप रोटेट कर रहे हो, है ना। इस वाले फ्रंट वाले को रोटेट कर रहे हो। करते चलो भैया। ये लो, करते हैं। जैसे ही रोटेट किया 60 डिग्री पे, तो अब वापस से एक्लिप्स्ड बनेगा। जब एक्लिप्स बनता है तो आगे वाले बॉन्ड को बड़ा दिखाते हैं, पीछे वाले को छोटा दिखाते हैं थोड़ा, है ना। तो और सही रहता है। पीछे मिथाइल अपनी जगह, हाइड्रोजन अपनी जगह है। आगे वाले को रोटेट कर रहे हो, मिथाइल यहां आ गया है, एच यहां आ गया है, और एच आप चेक करो। इस आगे वाले को रोटेट किया, आगे मिथाइल यहां आ गया है। चेक करते चलो और बनाते चलो। 60 डिग्री रोटेट किया फ्रंट वाले को, वापस अब जो बन के आएगा वो होगा सबसे स्टेबल कन्फर्मर। तो देखो जगह थोड़ी सी यहां पर कम पड़ी, तो इसको हमने ऊपर कर दिया थोड़ा, 60 डिग्री रोटेशन यहां दिखा दिया। जगह कम पड़ी तो इसको हमने क्या किया, जगह लेनी, क्योंकि नाम लिखना पड़ेगा इसका, इसलिए हम थोड़ा और नीचे ले लेते हैं और इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ये लो, इस तरह से ये मिथाइल, ये फुली स्टैगर्ड सबसे स्टेबल बना दिया। फिर 60 डिग्री रोटेट करो, 60 डिग्री रोटेट किया और फिर एक एक्लिप्स्ड फॉर्म आएगी बनके। एक्लिप्स्ड फॉर्म आएगी तो ये लो भैया, ये एक्लिप्स्ड, ये लो भैया। पीछे वाला एज इट इज रखो, फ्रंट वाले को बदलते चलो 60 डिग्री और फिर वापस से स्टैगर्ड यानी गॉशे फॉर्म आने वाली है। स्टूडेंट्स ये लीजिए, यही तो रोटेट कर रहे हो इसी को, तो है ना। और नेक्स्ट अगला जो 60 डिग्री रोटेशन है वो ये दे देगा, लेकिन इसको प्रॉपर दिखा देते हैं। ये लो, इसको ये ले गए हम ऐसे घुमा के 60 डिग्री। अब बारी आती है इनके नामकरण की। इन कन्फर्मर्स को नाम देते हैं, तो उसका नाम तो मैंने दे दिया आप लोगों को, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये फॉर्म स्टैगर्ड है, बिल्कुल दिख रही है 60 डिग्री एंगल पे, लेकिन क्योंकि हम इस कन्फर्मर को, जिसमें मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसे कहते हैं हम फुली स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? फुली स्टैगर्ड, यानी कि एंटी पेरिप्लेनर। जबकि ये जिसमें मिथाइल और मिथाइल बिल्कुल सेम साइड है, ये फुली एक्लिप्स्ड है। मैक्सिमम रिपल्शन, यहां मिनिमम रिपल्शन। अब देखो, तो फिर ये फॉर्म, ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन इसमें मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के पास है। इस फॉर्म को हम कहते हैं गॉश फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? गॉशे फॉर्म। और इस फॉर्म को, ये फुली एक्लिप्स्ड है, इसे हम नॉर्मल एक्लिप्स्ड नाम देते हैं। अब सुनो मेरी बात, फुली एक्लिप्स्ड, नॉर्मल एक्लिप्स्ड, जिसमें कंफ्यूज होगे तो मेरी बात सुनो। ये सिन पेरिप्लेनर से बन के आ रही है, इसलिए इसको सिनक्लाइनल भी बोलते हैं, जबकि इस फॉर्म को एंटीक्लाइनल भी बोला जाता है। ये दूसरा नाम दे दिया इस फॉर्म का, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो ये जो आई, ये तो फुली स्टैगर्ड आ गई, ये वापस से एंटीक्लाइनल, और ये वापस से गॉशे या गॉश सिनक्लाइनल।
तो कुल मिलाकर एक सबसे पहली केमिस्ट्री तो क्या पता चली, हमने नॉर्मल ब्यूटेन के 6 कन्फर्मर मेजर ड्रॉ कर लिए, 6 बन गए प्रॉपर एंगल के साथ में, 60-60 डिग्री के एंगल के साथ में। अब हमने इनको ऑब्जर्व किया तो ये वाली फॉर्म जिसमें मिथाइल मिथाइल आगे पीछे थे मैक्सिमम रिपल्शन शो करेगी, और ये वाली जिसमें मिथाइल और मिथाइल ऊपर नीचे यानी कि बिल्कुल एंटी हो गए, ये मिनिमम रिपल्शन के साथ सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी। और ये फॉर्म दो एक जैसी फॉर्म बन के आई है जिन्हें हम गॉश नाम दे रहे हैं, और दो एक जैसी एंटी क्लाइनल भी बन के आई है, 6 स्ट्रक्चर बन के आ गई ना। अब एक काम करो, एक ये लो, ये मॉडल नॉर्मल ब्यूटेन का मॉडल भी एक लेके आया हूं आपके सामने, नॉर्मल ब्यूटेन का मॉडल भी बना के लाया हूं। देखो ये, इसमें 2 ब्लैक बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ब्लैक बॉल जो है वो कार्बन है और रेड बॉल मिथाइल है नॉर्मल ब्यूटेन के, और व्हाइट बॉल जो है वो हाइड्रोजन है। स्टूडेंट आप जरा चेक करना, ये है देखो देखो रोटेट कर, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म ए इसको नॉमेनक्लेट हम कर रहे हैं फुली एक्लिप्स्ड, है ना, ABCD अल्फाबेटिक करेंगे इसको, दिख गई। फ्रंट वाले को मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, ये देखो ये स्टैगर्ड है लेकिन ये गॉच है, इसमें मिथाइल मिथाइल का थोड़ा बहुत रिपल्शन है। फिर एक 60 डिग्री रोटेट किया, यानी 120 डिग्री का डायहेड्रल एंगल होगा। अब देखो सुनो, ए जो फॉर्म, मैं नाम लिख देता हूं एक बार, मैं पहले इनका नाम लिख देता हूं, ये है A B, ताकि ये कंफ्यूजन भी क्लियर रहेगा, ये D और ये E और ये F, और ये वापस लौट के आ गई A। अब सुनो भैया, A जो है ना, A के अंदर हमें डायहेड्रल एंगल भी पूछ लेता है एग्जामिनर नॉर्मल ब्यूटेन में। तो भैया जो मिथाइल है ना, मिथाइल 2, ये टेट्रा एटॉमिक सिस्टम लेना है आपको बस केवल नॉर्मल ब्यूटेन में, हाइड्रोजन के बीच में नहीं पूछेगा, मिथाइल मिथाइल के साथ में पूछता है। तो सुनो, आप यहां देखो ना, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म को देख रहे हो, तो यहां डायहेड्रल एंगल 2 तल 2 प्लेन 1 और 2 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल फर्स्ट A के अंदर। 60 डिग्री रोटेट किया तो भैया डायहेड्रल एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री होगा गॉश में, B में। फिर 60 डिग्री कर दिया रोटेट तो डायहेड्रल एंगल C में क्या आएगा, एंटीक्लाइनल के अंदर C में 120 डिग्री 2 मिथाइल के बीच में, और एक और 60 डिग्री, यानी अब 180 डिग्री हो गया टोटल गिनना। और नहीं तो फिर आपको क्या करना है, 2 प्लेन लेने हैं, एक ये वाला एक ऑपोजिट। 180 डिग्री एंगल किस में आया, फुली स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर, D के अंदर। और देखो मिथाइल और मिथाइल क्या हो गए, एंटी पर चले गए, एंटी पे, ये देखो चेक करो इसे, ये देखो ये एंटी पर चले गए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, एंटी पर चले गए, ये इस तरह से एंटी पे आ गए। क्लियर, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर नॉर्मल ब्यूटेन का। फिर 60 डिग्री करोगे वापस एंटीक्लाइनल, लेकिन अब एंगल 240 डिग्री, और 60 डिग्री करोगे वापस गाउचे, लेकिन अब एंगल 300 डिग्री आगे वाले का, और फाइनली 0 डिग्री फुली एक्लिप्स। समझ आ रहा है कन्फर्मेशंस मैंने आपको मॉडल से एक्सप्लेन किए। इतना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंफर्म सवाल लिख के रख लो, इसका सवाल आएगा उठ के, चेयर फॉर्म का भी आएगा और इसका भी आएगा सवाल, ये तो तय है, एथेन का आए चाहे ना आए, बिल्कुल 2 ही चीज, ये 3 ही चीजें तो सिलेबस में है कंफर्मेशन में। तो देखो ना, इसको एक बार समझ लो, फिर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। ये 5-6 कन्फर्मर बनाए, नॉर्मल ब्यूटेन के टोटल कितने कन्फर्मर बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो, लेकिन स्टडी कितने की कर रहे हैं, मेजर 6 कन्फर्मर्स की कर रहे हैं। अब बारी आती है, देखो मैंने नाम भी दे दिया इनको, अब बारी आएगी पहले डायाहेड्रल एंगल की। तो सुनो, डायाहेड्रल एंगल मैंने आपको बता ही दिया है, डायाहेड्रल एंगल लिखना है तो ये लो रेड मार्कर ले लेता हूं, इसका थीटा है, इसका थीटा है 0 डिग्री, इसका कितना है, बी का थीटा 60 डिग्री, सी में कितना है थीटा 120 डिग्री, डी में कितना है थीटा 180 डिग्री, है ना। ई में कितना है थीटा, मतलब डायहेड्रल एंगल मरोड़ी कोण कितना है 240 डिग्री, और यहां 300 डिग्री। अब सुनो मेरी बात, 300 डिग्री इधर से घूमने पर है, लेकिन हमें पता है मिनिमम का हम लेके तो थीटा 60 डिग्री ही बोलेंगे एक बार के लिए इसका, और इसका 120 डिग्री। मेरी बात ध्यान से सुन लो कि ये और ये फॉर्म इक्वल है, ये और ये फॉर्म इक्वल है। अब क्या हुआ, आरपीएससी ने सवाल पूछ लिया, क्या सवाल पूछा कि इसका जो गॉशे कन्फर्मर है, गॉश रूप जो है
नॉर्मल ब्यूटेन का, उसमें डायाहेड्रल एंगल होता है। तो भैया उसमें डायाहेड्रल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। या फिर कल को इस तरह से सवाल बन के आ जाए कि नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे कम स्थायी संरूपण और सबसे ज्यादा स्थायी संरूपण के बीच में कितना एंगल, डायाहेड्रल एंगल का डिफरेंस होता है? तो भैया 180 डिग्री का होता है। एक 0 डिग्री, एक 80 डिग्री। किसी भी तरह से सवाल आए समझ लेना, मेजर हैं ये 4, इनसे बनेगा डायाहेड्रल एंगल का। तो बात समझ आ रही है सबको? ये डायाहेड्रल एंगल हो गया। इसके बाद क्या चर्चा करेंगे? इसके बाद देखेंगे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। तो मैं ले लेता हूं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। उसे मुझे बनाना है तो पहले मुझे आप लोगों को एक तो बतानी पड़ेगी स्टेबिलिटी, एंड देन मुझे उसका रिवर्स पोटेंशियल एनर्जी बतानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट जरा ध्यान देना, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी फुली स्टैगर्ड की। फुली स्टैगर्ड को हमने क्या नाम दिया था? टी। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी? गॉशे की। क्यों? जरा पीछे आ जाओ वापस से, जरा चेक करो। इसमें दोनों मिथाइल मिथाइल एंटी है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, रिपल्शन मिनिमम है, टॉर्शनल स्ट्रेन एब्सेंट है, ये सबसे स्टेबल हो गया। फिर आप देखो ये जो एक्लिप्स्ड है, ये एक्लिप्स्ड है, ये एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स्ड कभी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इसके बाद नंबर गॉचे का आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो गॉचे है ना, इनमें इन दोनों मिथाइल मिथाइल के रिपल्शन की वजह से इसे कहते हैं गॉचे इंटरैक्शन, गॉचे इंटरैक्शन या गॉश इंटरैक्शन। सुनो, गॉच जो इंटरैक्शन है, गॉच जो इंटरैक्शन है ना, इसकी वजह से 0.8 किलो कैलोरी, अभी रहने दो इसको, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कितनी किलो कैलोरी बढ़ती है। ये गॉच इंटरैक्शन है, इसकी वजह से इसकी तुलना में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती है इसकी, मतलब स्टेबिलिटी घट जाती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? टी। फिर कौन? बी। और बी के जैसा ही कौन है? एफ। तो दोनों को बताएंगे ना, बी एंड एफ इक्वल है। उसके बाद भैया पीछे आओ और चेक करो, एक्लिप्स्ड तीनों है, लेकिन फुली एक्लिप्स्ड में तो मैक्सिमम रिपल्शन है, जबकि इनमें कंपैरेटिवली मिथाइल मिथाइल दूर है, कम रिपल्शन है। तो हम कहेंगे सी और ई, और सबसे कम ए का स्थायित्व होगा। अब इनका आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, ये फुली स्टैगर्ड है, ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये गॉश है, ये एंटीक्लाइनल है। अब पोटेंशियल एनर्जी इसका जस्ट रिवर्स, फुली एक्लिप्स्ड की सबसे ज्यादा, एंटीक्लाइनल उससे कम, और गॉशे की उससे भी कम, और फुली स्टैगर्ड की सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी। रीजन में बता चुका हूं, सीधे मैं आता हूं प्रोफाइल डायग्राम पे। देखो प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे ना, तो प्रोफाइल डायग्राम, बड़ा प्रोफाइल डायग्राम बनाया, यहां पर चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर, और इधर जो है ना डायाहेड्रल एंगल चल रहा है। 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, और उसके बाद पहले डायग्राम बनाने दो। डायग्राम 0 डिग्री से हायर एनर्जी, 0 डिग्री पर हायर एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। ये लीजिए। अब आप डायहेड्रल एंगल को दिखाओ, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 240, ये 300, और आगे 360 या 0 डिग्री जिसे आप बोलोगे वो एंगल है। सुनो मेरी बात ध्यान से समझना कि यहाँ पर है ए, ये है बी, सी, डी, ई और एफ, और वापस ए आ गया। अब देखो सी और ई की एनर्जी बराबर आनी चाहिए, बी और एफ की एनर्जी बराबर होगी, बिल्कुल सही बात है। ये है गॉशे फॉर्म, ये है फुली स्टैगर्ड, सबसे स्टेबल सबसे कम एनर्जी का है। ये देखो फुली स्टैगर्ड डी। बड़ी बात एनर्जी डिफरेंस की, तो ध्यान रखना बी और डी के बीच में जो डिफरेंस आता है, ये आता है 0.8 किलो कैलोरी पर मोल, मात्र, मतलब 1 किलो कैलोरी भी नहीं है, 0.8। और ये डिफरेंस आने का कारण, पीछे आओ, रीजन समझो भैया, मिथाइल मिथाइल रिपल्शन, गॉचे इंटरेक्शन
की वजह से ये एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन मात्र थोड़ी सी, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है गोचे में, केवल ये गोचे इंट्रैक्शन है। गोचे इंट्रैक्शन क्या है? स्टीयरिक रिपल्शन मिथाइल और मिथाइल का, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, केवल 0.8 किलो कैलोरी। आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना आरपीएससी का पेपर उठा करके, कितना डिफरेंस आता है गौचे में और स्टेबल कन्फर्मर में, नॉर्मल ब्यूटेन में। 60 डिग्री के एंगल का, सॉरी 0.8 किलो कैलोरी, 0.8 किलो कैलोरी में यदि इसको किलो जूल में लिख देता तो 4.2 से हम मल्टीप्लाई करके आंसर टिप देते, लिख देते वहां। क्लियर है? ये देखो, आ रही है बात समझ में? ये डिफरेंस, ये है एक्चुअल बैरियर। फुली एक्लिप्स्ड और फुली स्टैगर्ड के भी ये है असल बैरियर, ये है अवरोध। तो ये है 4.5, 4.5 है ना, कितना है? 4.5 किलो कैलोरी में है ये, और ये जो है ना ये आता है मात्र 3.4 किलो कैलोरी। बताइए स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है प्रोफाइल डायग्राम जो मैंने बनाया? आप खुद सोचो इसमें और चीज क्या देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? ये है मैग्जिमा। प्रोफाइल डायग्राम के अंदर ये क्या है? मैग्जिमा। मैग्जिमा क्या होते हैं? ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर को बोलते हैं मैग्जिमा प्रोफाइल डायग्राम में। और ये तीन क्या है? मिनिमा। मिनिमा क्या होते हैं? स्टेबल फॉर्म्स होती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबल फॉर्म्स होती हैं मिनिमा जो है। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो इसमें आप लोगों को मुझे क्या सिखाना था, अब इसके बाद क्या चीज़ सीखने की है। ये तो आपने प्रोफाइल डायग्राम को देख लिया पूरी तरह से, अब इसके बाद एनर्जी डिफरेंस को आपने कंपेयर कर लिया। अब सीखने की चीज़ क्या है? अब इसके अंदर पीछे आओ, मैं आपको बता दूं कि रूम टेम्परेचर पे चाहे 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा हो, चाहे 3.4, चाहे 0. जब मैं पहले ही बोल चुका हूँ 20 किलो कैलोरी तक, हाँ स्टूडेंट, तो ये तो बिलो 5 है, बहुत आराम से मिलती है। इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, लेकिन ज़्यादा नेचुरली अकरिंग नॉर्मल ब्यूटेन किस फॉर्म में जाएगा? फुली स्टैगर्ड में जाएगा, और जाएगा लेकिन फ्री रोटेशन है, रोटेशन चलता रहेगा, एक्लिप्स्ड भी बनेगी, फुली एक्लिप्स्ड भी बनेगी, गाउचे भी बनेगी। हाँ, तो फिर कैसे पता करें भैया इसकी, और स्टडी कैसे करें? आप एक काम करो, ये एनर्जी जो बैरियर है ना, ये एनर्जी रोक दो, इस एनर्जी को रोको एक बार। अब इस एनर्जी को रोकना है तो हमें कमरे का ताप घटाना पड़ेगा, यानी हमें टेम्परेचर को बहुत कम की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि एनर्जी ना मिले। एट वेरी लो टेम्परेचर स्टडी की, इसके एनालिसिस किया, तो ये जो अवरोध थे ना, ऊर्जा अवरोध, ये मिले ही नहीं। तो भैया ये 3 मेजर कन्फर्मर, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री की, किसकी? नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फर्मेशंस की। एट वेरी लो टेम्परेचर ओनली 3 कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एग्जिस्ट। केवल 3 कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं बहुत कम ताप पर, वेरी लो टेम्परेचर पे, और वो 3 कौन से थे? ये वाले। बोले 3 क्यों करे? एक, अरे भैया ये तो बहुत कम डिफरेंस है, ये तो नहीं कर पाओगे आप, ये नहीं कर पाओगे इतना कम डिफरेंस को आपस में अलग अलग। ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो 3 आए, कौन कौन सी आई फॉर्म्स? 2 तो गौशे, और 1 आई स्टैगर्ड। फुली स्टैगर्ड, ये 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब बारी आती है ये गौशे फॉर्म जो है, ये देखना एक बार जरा, गौशे फॉर्म 17% यानी टोटल कितनी हो गई? 34%। और फुली स्टैगर्ड जो सबसे ज्यादा स्टेबल 66% यानी 66% ये एग्जिस्ट करती है। बोले इतनी बात क्यों कर रहे हैं? पीछे आओ, इसलिए कर रहे हैं, देखो इसलिए कर रहे हैं कि भैया ये जो गौशे फॉर्म है ना, लो टेम्परेचर, बहुत कम ताप पर, आप इसे ऑब्जर्व करो, ये कायरल फॉर्म्स हैं। अब कायरल मतलब ये हो गया कि ये फॉर्म
एक्टिव हैं ऑप्टिकली, प्रकाशिक सक्रिय रूप हैं। इस हिसाब से अगर हम गौचे को अलग कर दें तो एक्टिविटी शो कर सकता है नॉर्मल ब्यूटेन लो टेम्परेचर पे। लेकिन सुनो, आपने लो टेम्परेचर पे, मेरी बात सुनो, दो गौचे को सेपरेट किया, ये दोनों गौचे जो हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं आगे आता हूं और ये जो गौचे बनाई ना पीछे मैंने, इनको वापस मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक गौचे तो ये बना दी, गौश कह दो, गौचे कह दो, ये एक तो प्रोनाउंसिएशन में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गौश कहते हैं वैसे तो, है ना, गौश। और ये मैंने बना दी दूसरी वाली गौश। ये सवाल आया है 2 बार आरपीएससी में, 2 टाइम्स आ चुका है, 2020 और 2016 के अंदर। और यही कंफ्यूजन बहुत बना रहता है स्टूडेंट में, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चेक कर लो भैया, पहले तो गौचे फॉर्म नॉर्मल ब्यूटेन की बिल्कुल गौचे हैं, 60 डिग्री का एंगल है, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। अब चेक करो सबसे पहले तो, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन पहले चेक करो सिग्मा और सेंटर ऑफ सिमेट्री को, तो वो दोनों ही एब्सेंट आएंगे नॉर्मल ब्यूटेन गौशे फॉर्म में। कैसे? लगा दो कोई सा भी प्लेन, ये काटा नहीं बनेगी मिरर इमेज, दोनों तरफ मिथाइल होना चाहिए। ये लगाया, कोई सा भी प्लेन लगा के देख लीजिएगा स्टूडेंट, मिरर ये प्लेन एब्सेंट आएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को इसके अंदर, वो ऑलरेडी एब्सेंट है स्टूडेंट। ये काइरल स्ट्रक्चर है, काइरल बोला है मैंने अभी, काइरल है स्ट्रक्चर, और डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव थी, लेकिन 17% ये और 17% ये। तो सुनो, ये दोनों, जब ये दोनों चीज एब्सेंट हो गई, दैट मीन्स दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल इससे निकाल लिया ना, सुपर इंपोज नहीं होंगी आपस में ये दोनों। लो टेम्परेचर पे आपने 3 कन्फर्मर निकाले, 2 नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, लेकिन इन इक्वल अमाउंट। एक यदि टेक्सट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, और 50-50% यानी 17-17 बराबर है, यानी रेसिमाइजेशन हो गया। तो नेट रोटेशन कितना आएगा? 0 डिग्री। ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है लो टेम्परेचर पे भी। कौन? नॉर्मल ब्यूटेन। पीछे लौटो एक बार और जरा इस फुली स्टैगर्ड को चेक करो, इसमें प्लेन लग जाएगा, यहां से पूरा प्लेन दिख रहा है, बिल्कुल ये प्लेन लग रहा है, मिरर इमेज बनेगी एक दूसरे की। तो फुली स्टैगर्ड तो इनएक्टिव थी ही पहले से। गौशे फॉर्म जो है ना, उस पर डाउट था कि वो एक्टिविटी दे सकती थी, लेकिन दोनों बराबर अमाउंट में आई और रेसिमाइजेशन टाइप की चीज हो गई, बिल्कुल वही हुई, और नेट रोटेशन 0। तो लो टेम्परेचर पे नॉर्मल ब्यूटेन प्रकाशिक असक्रिय है, इनएक्टिव है। लेकिन कल को सवाल पूछा जाए कि नॉर्मल ब्यूटेन के जो 2 गौश रूप हैं वो आपस में क्या है? दे आर इनांशियोमर्स, प्रतिबिंब समावयवी हैं। क्यों है? क्योंकि वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। और नॉन सुपर इंपोजेबिलिटी कहां से निकाली आपने? सिमेट्री एलिमेंट की हेल्प लेकर के। स्टूडेंट्स, आपको पता है एक चीज इसमें पढ़ी जाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, उसका नाम है कॉज ऑफ काइरलिटी। काइरलिटी का कारण क्या है? तो आप सुनो, किसी मॉलिक्यूल में तो काइरल सेंटर होता है काइरलिटी का कारण, कुछ मॉलिक्यूल में काइरल एक्सिस और काइरल प्लेन होता है। इस मॉलिक्यूल में हेलिकल ज्योमेट्री होती है, हेलिक्स, जैसे डीएनए में होता है ना हेलिक्स। इस मॉलिक्यूल यानी नॉर्मल ब्यूटेन की गाउच जो फॉर्म है, उसकी काइरलिटी का कारण जो होता है वो होता है हेलिकल ज्योमेट्री। हेलिकल ज्योमेट्री के लिए आप किसको याद करोगे? डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर को, स्प्रिंग की तरह। और हेलिकल ज्योमेट्री जिनमें होती है ना, जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उनमें ना तो आप प्लेन लगा सकते, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री को ऑब्जर्व कर सकते। उनकी मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, एंड दे आर इनांशियोमर्स। तो ये इनांशियोमर्स है, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल ब्यूटेन कैसा है गाइस? इनएक्टिव है। तो आपको ये सारी चीजें नॉर्मल ब्यूटेन की मैंने एक्सप्लेन कर दी है, इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो चुके हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों से चर्चा करता हूं
कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। किसकी बात कर रहे हैं? कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डायरेक्ट इसी की, बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसी के कन्फर्मर बनते हैं फ्लिपिंग से। ये साइक्लोहेक्सेन होती है। वैसे ये स्ट्रक्चर बेयर्स ने दी थी, बेयर ने दी थी, तो बेयर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर यहीं पर आकर के बेयर की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि इसने बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बता दिया था, 5 मेंबर्ड रिंग से कम स्टेबल बता दिया था। इसको गलत था, ये ज़्यादा स्टेबल थी। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले आए थे शॉशे एंड मोहर। शॉशे और मोहर ने इसकी मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन के कंसेप्ट को दिया था, जहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के पास होता है। सही बात है ना, बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले शॉशे मोहर चेयर फॉर्म, बाद में 4 कन्फर्मेशंस जो हैं साइक्लोहेक्सेन के बनाए जाते हैं। कुर्सी चेयर, नौका बोट, आधी कुर्सी हाफ चेयर, और मरोड़ी नौका ट्विस्ट बोट। है ना, देखो टिपिकल हिंदी वर्ड, लेकिन मीडियम बाइलिंगुअल चल रहा है। हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि भाई हिंदी मीडियम में नहीं चल रहा है मामला। इससे ज़्यादा हिंदी ऑर्गेनिक में और चलती भी नहीं है। कल को हिंदी लिखूंगा भी ना, तब भी रिएक्शन सारी इंग्लिश में ही आएगी। और ऑर्गेनिक पढ़ने में किसी भी स्टूडेंट को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आती है कभी भी, हिंदी मीडियम वाले को भी नहीं आती। इंग्लिश मीडियम वाला जरूर थोड़ा बहुत इसमें ये कर सकता है कि ये क्या वर्ड बोल दिया, जैसे मरोड़ी और ये सब चीज़ें आ जाती है। तो चेयर, बोट, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, 4 कन्फर्मर क्या करेंगे? चारों पहले बनाना सीखेंगे, फिर इन चारों की पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, और उनका कारण क्या है स्टेबिलिटी के डिफरेंस का, यानी पोटेंशियल एनर्जी का कारण, उनमें बैरियर क्या है, उनकी एनर्जी डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ स्टडी करके चलेंगे। एक ही तो पोर्शन है ये बस लास्ट सिलेबस का, कंफर्मेशन। तो देखो चेयर कन्फर्मर शुरू करते हैं। चेयर कुर्सी की तरह स्ट्रक्चर होती है इसकी। शॉशे और मोहर आए थे, सबसे पहले प्रपोज्ड की थी स्ट्रक्चर, जहां बॉन्ड एंगल कितना बताया जाता है? 109 डिग्री 5 मिनट, 109.5 डिग्री। सही है ना? वैसे यहां बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 120 डिग्री। sp3 कार्बन का 120 डिग्री आ जाए तो एंगल स्ट्रेन होगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल आएगा ना। मॉलिक्यूल स्टेबल अनस्टेबल है ही नहीं, स्टेबल है, 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल है। मैं आपसे कहूँ कि स्टेबिलिटी किस रिंग की ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी है? 6 मेंबर। सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर, उससे कम 5 मेंबर, उससे कम 7 मेंबर, 5 से कम 7 है, देन 4 एंड देन 3 मेंबर्ड है। मैंने केवल 3 से लेकर 7 सदस्य ही वाले 7 मेंबर रिंग तक को कंपेयर किया है। 8, 9 वगैरह की बात हम नहीं कर रहे। जितनी बड़ी रिंग आगे लोगे उतनी स्ट्रेन बढ़ती जाती है मॉलिक्यूल में। 6 सबसे स्टेबल होती है, शॉशे और मोहर ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसका ये स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, उसकी चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करती है। चेयर फॉर्म क्या होती है जरा देखना। कुर्सी कैसे बनाते हो चेयर फॉर्म को? ऐसे बनाते हो। ये देखना एक बार जरा कि ये जो 2 बॉन्ड है येलो वाले, ये पैरेलल बनाते हो, समानांतर। फिर ये जो 2 बॉन्ड है रेड वाले, ये पैरेलल बनाते हो, समांतर। और फिर ये जो ग्रीन वाले 2 बॉन्ड है ये समांतर, समानांतर। क्या बन गई? चेयर बन गई। स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है, आगे जो हाइड्रोजन्स देखोगे उनका बॉन्ड एंगल है प्रॉपर 109 डिग्री के पास है। sp3 कार्बन बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एब्सेंट है, स्टेबल कन्फर्मर होगा। देखो अब सुनो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12, यानी इसमें 12 हाइड्रोजन्स आपको दिखानी पड़ेगी चेयर फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म में 12 हाइड्रोजन्स जब बताते हैं, 6 कार्बन तो दिखा दिए, उनमें से 2 तरह के हाइड्रोजन अलग अलग देखे गए हैं। इसका एविडेंस, इसका प्रमाण भी है। एक होते हैं एक्सियल, अक्षीय, और एक होते हैं इक्वाटोरियल, विषुववृत्तीय, जो भी बोलते हो। इक्वाटोरियल जानता हूं मैं। एक्सियल 6 हाइड्रोजन एक्सियल पाए जाते हैं, 6 इक्वाटोरियल होते हैं। एक्सियल जो है ना वो पर्टिकुलर एक्सिस में मिलेंगे, या तो ऊपर वाली एक्सिस से या नीचे वाली एक्सिस से।
एक्सिस पर मिलेंगे एक्सियल हाइड्रोजन्स। जरा हम बना लें तो देखो ये जो एक्सियल है ना, इसको ये लो साइड में बना दिया एक्सियल को। जरा ध्यान देना, ये और ये एक्सियल है 6 हाइड्रोजन्स। नहीं आए समझ में? वापस देखो, वापस समझो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे प्रॉपर समझो। थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम पड़ गई, आई थिंक इसको प्रॉपर और देखो हम अच्छे से बनाते हैं कि एक चीज़ आपको क्लियर करके चलेंगे। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को ये बनानी भी आती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे पता है, लेकिन जब सिस्टम से चल रहे हैं ना हम, ये तो है ऊपर वाला जो एटम है उसका ऊपर की तरफ एक्सियल जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर अल्टरनेट, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, अप डाउन, इस तरह से, अबव बिलो, इस तरह से। अबव जो एटम है कार्बन, ऊपर की तरफ जो प्लेन में है, ऊपर की तरफ जाता है। और इससे ज्यादा इमेजिन नहीं करवा रहा हूं, इस लेवल पर क्या करोगे इतना ज्यादा इमेजिन करके, मुझे ये बताओ क्या करोगे? हाँ, इमेजिन करोगे क्या इसको इमेजिन करना है ना, तो इस कार्बन को पकड़ो और ये है नंबर 1 कार्बन। फिर आप किसी भी साइड चलो, ये 2, 3, 4, 5, 6, जरा ध्यान देना, 2 और 3 पीछे की तरफ है, बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहे, 3D स्ट्रक्चर है और इसका नाम मेरे पास मॉडल है इस समय, है ना, और वो समझ में भी नहीं आता मॉडल से, आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। और 5 और 6 आपकी तरफ है और 1 और 4 बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं प्लेन में। जरा इनको इमेजिन करना है ना, तो एक नंबर को कोने पर पकड़ लो और उसके बाद ये इस तरह से 2 एटम, 2 और 6 नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर, फिर ऐसे कुर्सी बनती है, चेयर बनती है। इधर साइड से समझ नहीं आएगी, आपको सामने से समझ आएगी कि ऊपर की तरफ एक 1 नंबर, उससे 2 एटम ऐसे, कुर्सी का सिराना, फिर बैठने वाला हिस्सा 2 एटम ऐसे, और फिर 1 एटम नीचे पैर वाला हिस्सा, इस तरह से बनती है। देखो ये ऊपर एक एटम, नंबर 1, 2, 6, 5, 3, 4, ऐसे। वापस देखना, ऊपर से ये सिराना, ये बैठने का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा। कुर्सी में और इसमें क्या फर्क है? कुर्सी जो होती है वो बेसिकली सीधी होती है, यानी यूं सीधी चलती है। अब आप खुद सोचो, सीधी अगर होगी तो 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री नहीं, एंगल 109 डिग्री है। तो एग्जैक्टली कुर्सी में भी कैसी कुर्सी है देखना, ये ऐसे, फिर थोड़ा इस तरह से ऊपर और फिर ऐसे, यानी सराहना वाला हिस्सा ऐसे हो गया, फिर थोड़ा ऐसे बैठना पड़ेगा ऊपर की तरफ। कंफर्टेबल नहीं है चेयर, ये हमारे लिए बैठने के लिए नहीं है चेयर, ये इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें तो समझ में आ रही है सबके? थोड़ा सा इमेजिन करवा दिया। अब आगे चलो, हम बात कर रहे हैं 6 एक्सियल और 6 इक्वाटोरियल हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे। तो 6 एक्सियल तो बिल्कुल एक एक्सिस में लगाने हैं, ऊपर वाले एटम पे ऊपर से स्टार्ट कर दोगे ना, तो उसके बाद अल्टरनेट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और इक्वाटोरियल कैसे लगाने हैं, तो आपने ये भी सीखा होगा कि इक्वाटोरियल लगाते वक्त इधर तो W और इधर M बना देते हैं और रिमेनिंग 2 ऐसे दिखा देते हैं। तो अब जो स्ट्रक्चर पीछे खींची है ना, ये इसमें अगर हम, तो ये लो आगे एक पूरी स्ट्रक्चर बना लो, पूरी स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें ये तो मैं वाइट से तो बना देता हूं एक्सियल हाइड्रोजन, और ये मैं बना देता हूं ग्रीन से इक्वाटोरियल। ये W से स्टार्ट करता हूं, इधर W इधर M, दिखाई दे रहा है ना M और W, ये देखो ये M और ये W, और यहां पे ये बन गई है चेयर। अब इस पर किन्हीं 2 ये टर्मिनल वाले जो कार्बन हैं, ये वाले ले लो, चाहे ये वाले ले लो, 1 2 कोई से भी, ये 2 1 2 1 2। आप सुनो मेरी बात, इस 1 2 को बनाओ तो सही एक बार, इसको लो आप तो 1, और ये 6 वाला था ना नंबरिंग करते वक्त, इसको 2 दे दो एक बार आप, ये 1 2, इसको बनाओ तो सही एक बार। ये देखो मैं बनाता हूं, ये देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन। और इसके बाद आगे ये रिंग चल रही है साइक्लोहेक्सेन। आप ऑब्जर्व करो, आपको दिखाई दे जाएगा कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, मतलब हाइड्रोजन्स चेयर फॉर्म में किस तरह से अरेंज हुए, स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंज हुए, एक्लिप्स्ड फॉर्म में अरेंज नहीं हुए। उसका कारण भी आप समझ गए होंगे
एक्लिप्स्ड फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन रहती, स्टैगर्ड में वो एब्सेंट हो गई। तो भैया दो बड़ी बातें क्या सीखी चेयर फॉर्म में आपने, एक तो बंद कोण विकृति 109 डिग्री खत्म, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एब्सेंट। दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म है, चेयर कन्फर्मेशन कैसी फॉर्म है, सोहॉर्स स्टैगर्ड। सोहॉर्स स्टैगर्ड देखेगी यहां से एंड यहां से भी दिखेगी, किसी भी 1-2 पे ले लो, अभी तो जो इमेजिन हो रही है उसको देखते चलो कैसी है, सोहॉर्स स्टैगर्ड है। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या, एब्सेंट, टॉर्शनल स्ट्रेन एब्सेंट, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एब्सेंट, अदर किसी टाइप का स्टीयरिक स्ट्रेन, स्टीयरिक हिंड्रेंस एब्सेंट, किसी तरह का कोई रिपल्शन नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, फुली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, सबसे अधिक स्थायित्व रखने वाला कन्फर्मर है चेयर कन्फर्मर। या इसको दूसरे शब्दों में कह दो, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, सबसे कम ऊर्जा रखने वाला जो कन्फर्मर है वो है चेयर कन्फर्मर। क्लियर है चेयर सबके। अब अगले कन्फर्मर की तरफ आओ, उसका नाम है बोट कन्फर्मर। कौन सा स्टूडेंट्स, कौन सा कन्फर्मर देख रहे हैं, बोट कन्फर्मर है ना। देखो एक बार आते हैं, यस बोट कन्फर्मर। बोट में बिल्कुल नाम से पता चल रहा है नौका नाव की तरह होता है, ऐसे बनाते हो, दो कार्बन जो देखो इधर देखो पीछे, आप देखो तो सही, ऑब्जर्व तो करो यार एक बार, इसे चेक तो करो आप एक बार, ऑब्जर्व करो कि ये हाइड्रोजन देखो एंटी हैं, चले गए, ये देखो आपस में 1-4 पे है ना, ये 1-4, ये कार्बन नीचे था ये ऊपर था। बोट में क्या हुआ, बोट में ये दोनों कार्बन 1/4 नंबर 1/4 कार्बन कैसे आ गए, एक ही साइड पे आ गए। अब आप ये चीज, इसमें क्या होता है, पहली बात तो नौका बोट में आ जाते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, ये रिपल्शन, इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फ्लैगपोल रिपल्शन जो है एक रिपल्सिव इंटरेक्शन है और ये पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती है, स्टेबिलिटी को घटाती है, समझ आ रहा है। फिर सेकंड और थर्ड पे जो कार्बन्स आए हैं, आप खुद सोच के देखो नौका कैसे बन रही है, नौका ये और ऐसे नाव की तरह है बिल्कुल, है ना, नाव है। वैसे प्रॉपर देखो तो कोलंबस होता है, एक झूला झूलते हैं अपन कोलंबस वाला, उस तरह से होता है ये फ्लैगपोल रिपल्शन। 2 और 3 पर जो हाइड्रोजन आएंगे ना वो स्टैगर्ड नहीं है, वो एक्लिप्सिंग फॉर्म में है, ढक रहे हैं एक दूसरे को। 5 और 6 पर भी जो हाइड्रोजन आते हैं ना, अभी इसको इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, इसको पूरा इमेजिन नहीं, बस केवल इतना देखो, इसको ऐसे घुमा के ले लेते ना यदि, तो आपको दिखाई दे जाते 2 और 3, ये 2 और 3 और 5 और 6 जो है ना, ये आपस में ढकेंगे एक दूसरे को और इनके हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड है। तो क्या क्या बताया मैंने, एक तो फ्लैगपोल, एक कारण तो क्या बताया आप लोगों को, फ्लैगपोल इंटरेक्शन। दूसरा कारण क्या बताया आप लोगों को, एक्लिप्सिंग फॉर्म है, कहां पर है, C2 और C3 पर, C5 और C6 पर एक्लिप्सिंग है, C1 और C4 पे नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है। दैट मीन्स पहली बात टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट है यहां पे, दूसरी बात फ्लैगपोल रिपल्शन प्रेजेंट है, क्लियर। तीसरी बात बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एब्सेंट है, बॉन्ड एंगल प्रॉपर 109 डिग्री का रहता है, ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एब्सेंट, फ्लैगपोल और टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट होने की वजह से बोट की एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है चेयर की तुलना में। आ रही है बात समझ में, ये बात हो गई है बोट की। तो क्या फ्लैगपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट, इट इज एक्लिप्सिंग एट C2 C3 C5 C6, so that is why torsional strain is also present, but bond angle in boat form 109 degree, so bond angle strain is absent, clear, but boat form is less stable than comparatively chair form। तो ये तो बात हो गई है बोट कन्फर्मर की, ठीक। इसके बाद आती है हाफ चेयर। हाफ चेयर, आधी कुर्सी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जो चेयर हमने बनाई ये इस तरह से, इस चेयर में हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। तो ये जो 5 है ये नीचे की तरफ, 2 एटम एक ही प्लेन में आ जाते हैं इस तरह से, और जब ये एक ही प्लेन में आते हैं तो स्टूडेंट पीछे की ये स्थिति तो वैसी की वैसी रही,
और सामने वाली स्थिति ये हो गई। देखो ये पीछे वाली स्थिति जो बॉन्ड तोड़ते हुए दिखा रहे हैं, पीछे की कंडीशन है। अब ये कैसे समझ में आएगी, आप नंबरिंग करो। नंबर 1 2, नीचे की तरफ था ये एटम, देखो 2 3, ऊपर की तरफ 4 और 5 और 6 को आपने बिल्कुल एक ही प्लेन में ला दिया, तो ये 5 और 6, दिस इज हाफ चेयर। प्लेन में लाए नहीं है, ये कंफर्मेशन है इसका 6 मेंबर्ड रिंग्स का। और इस कन्फर्मर की विशेषता मैं आपको बता दूं कि 5 और 6 पर जो है ना, ये एंगल 120 डिग्री के पास चला गया। इस कन्फर्मर में हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है, उपस्थित है, बंद कोण विकृति। इसके अलावा इसके अंदर जो है इन एटम्स पर एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी आ जाती है। तो बॉन्ड टॉर्शनल स्ट्रेन और हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, ये दोनों ही मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से ये आधी कुर्सी जो थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला कन्फर्मर होता है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला कन्फर्मर, मैक्सिमम एनर्जी कौन रखता है, अभी ऑर्डर भी बताऊंगा। सबसे कम स्थायित्व आधी कुर्सी का होता है। यदि आधी कुर्सी बनी हुई आएगी तो इस तरह से पहचान लेना, आधी कुर्सी इसी को कहते हैं। वैसे कई किताबों में, ग्रेजुएशन वाली किताबों में आधी कुर्सी को ऐसे बना रखा है, सीधा जोड़ के, है ना। तो वो मतलब चाहे उसको बना रखा हो, इससे तो लेना देना ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आएगा इससे तो आप लोगों को। इसमें तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी, इससे समझ आएगी कि एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन और 4 एटम एक ही प्लेन में आ जाते हैं, एक ही प्लेन में ये 4 एटम जो है, ये होती है आधी कुर्सी। तो इस तरह के डायग्राम को टिक करना, है ना। ये तो केवल एक दिखाने के लिए कि आधी कुर्सी हो गई। आधी कुर्सी का मतलब एक सराहने वाला हिस्सा, बैठने वाला हिस्सा, और उसके बाद जो पैर वाला हिस्सा था वो बैठने में ही कर दिया कन्वर्ट, रोस्ट्रम बना दिया एक तरह से, सोने वाला जो होता है। रोस्ट्रम नहीं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, काउचेज बोलते हैं ना। एयरपोर्ट के काउच होते हैं, जो काउच बना दिया एयरपोर्ट पे रहते हैं, उस तरह के काउचेज हो गई, हाफ चेयर हो गई। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं हम बात करते हैं ट्विस्ट बोट की। लास्ट है ये, चौथा कन्फर्मर, मरोड़ी नौका। क्यों ट्विस्ट बोट? ट्विस्ट बोट में क्या होगा, ट्विस्ट बोट में जो बोट है ना, उसको देखो, बोट देखो एक बार पीछे आओ, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं। मरोड़ी का मतलब मोड़ना। तो जैसे इस हिस्से को, ये जो बॉन्ड आ रहे हैं दो, ये वाले 2 बॉन्ड है, इस हिस्से को और इस हिस्से को थोड़ा ऐसे मोड़ दिया, बोट को मोड़ दिया। मोड़ते ही ये ट्विस्ट बोट ऐसे बनेगी, देखना। ये ऐसे बन गई। ये जो बॉन्ड तोड़ा है मैंने, ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपने इसको ऐसे मोड़ दिया। मोड़ते ही फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच जो डिस्टेंस थी ना, दैट डिस्टेंस, फ्लैगपोल हाइड्रोजन जो बॉन्ड बोट फॉर्म में थे, डिस्टेंस उनके बीच की दूरी बढ़ गई, रिपल्शन घट गया। बोट की तुलना में ट्विस्ट बोट थोड़ी सी ज्यादा स्थायित्व रखती है। आ रही बात समझ में? ट्विस्ट बोट का एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बाकी जो 3 आपने पीछे पढ़े, आपने चेयर पढ़ी, आपने बोट पढ़ी, आपने हाफ चेयर, इन तीनों के अंदर प्लेन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें प्लेन एब्सेंट होता है। ये काइरल कन्फर्मर में गिनती में आता है, काइरल कन्फर्मर की गिनती में जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। अब बात, ये तो ट्विस्ट बोट ओरिजिनली कैसे बनाते हैं केमिस्ट्री के अंदर ट्विस्ट बोट को, और ये जो बॉन्ड है इसको थोड़ा डार्क कर दूं मैं, और तो ये आगे की तरफ दिखाई देगा, और पीछे जो बॉन्ड तोड़ा पीछे, ये है ओरिजिनल ट्विस्ट बोट। नहीं हो रही ना इमेजिन? ये कैसे करें अब इमेजिन? ये लो ना, 1 2 3 4 5 और 6 ये हैं फ्रंट वाले, 1 2 3 4, ये सामने की तरफ दिख रहे थे जो है। इसको घुमा के इमेजिन करना भारी काम है, सिर्फ अभी इतना ही याद कर लो कि ये ट्विस्ट बोट होती है। ये 1-4 है, और इनमें जो फ्लैगपोल इंटरेक्शन है वो कंपैरेटिवली बोट की तुलना में जो है यहाँ कम हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी
ज़्यादा होती है। अब ये तो चारों मैंने आपको कन्फर्मर बता दिए, मैं आ जाता हूँ सीधे इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा हाफ चेयर की होती है, उसके बाद बोट की, उससे कम ट्विस्ट बोट, और सबसे कम चेयर की होती है, कुर्सी की। इस हिसाब से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कुर्सी की, चेयर की, उससे कम ट्विस्ट बोट की, उससे कम बोट की। अब आपको बोट और ट्विस्ट बोट का कंपैरिजन भी बता दिया मैंने, और सबसे कम हाफ चेयर की। हाफ चेयर इज द बैरियर, फ्लिपिंग का बैरियर हाफ चेयर है, ऊर्जा अवरोध। फ्लिपिंग देखेंगे अब हम जो है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एक चीज और याद रखना, ये अगर 4 कन्फर्मर है तो कहीं ना कहीं साइक्लोहेक्सेन आपस में इंटर कन्वर्ट होगा इन कन्फर्मर्स में रूम टेम्परेचर पे, और बिल्कुल होता भी है। और जब ये होता है तो उसे हम कहते हैं फ्लिप होना। मैं बताऊं आपको कि चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल है। चेयर क्या करती है? फ्लिप करती है। अब फ्लिप का मतलब बदलना, एक तरह से फ्लिप कर जाना। जैसे मैं आगे मूव करके खड़ा हूं इस वक्त, मैं फ्लिप हो गया, एकदम से पीछे घूम गया, फ्लिप हो गया, फिर मैं आगे आ गया। तो ये फ्लिप करके चेयर से इन्वर्टेड चेयर बनती है। लेकिन इस फ्लिपिंग प्रोसेस में, ये जो फ्लिप करके चेयर से इन्वर्टेड बन रही है, इस प्रोसेस में ये हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट और बोट से होती हुई कन्वर्ट होती है। तो कुल मिलाकर के फ्लिपिंग रूम टेम्परेचर पे चलती रहती है। यानी कि ये चारों कन्फर्मर में इंटर कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन स्टेबल फॉर्म चेयर में ही जाकर ये रुकती है। ये बात तो तय है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ ये फ्लिप होगी तो बैरियर तो आएगा। वो बैरियर ध्यान रखना, मैं प्रोफाइल डायग्राम नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूं कि चेयर और हाफ चेयर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो लगभग आता है 11 किलो कैलोरी पर मोल। कितना बताया मैंने? 11 किलो कैलोरी। कुछ किताबों में 10.8 दिया हुआ है, कुछ में 11.5 है। 11 किलो कैलोरी एवरेज ले लो। इसी तरह बोट और चेयर के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो आता है लगभग 7 किलो कैलोरी। 7.7 बताया हुआ है, 7.7 एनर्जी डिफरेंस। तो मैक्सिमम बैरियर तो ये है, इससे पार। और 11 किलो कैलोरी आप जानते हो ना गाइस, रूम टेम्परेचर पे 20 किलो कैलोरी तक मिल जाती है, तो 11 क्यों नहीं मिलेगी? बहुत आराम से मिलेगी। इसलिए इंटर कन्वर्जन रूम टेम्परेचर पे चलता रहता है। अगर इंटर कन्वर्जन रोकना है, फ्लिपिंग को रोकना है, तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो आ जाओ पहले फ्लिपिंग तो देख लें। फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन कौन सी फॉर्म में? चेयर फॉर्म में होती है फ्लिपिंग। यही स्टेबल फॉर्म है, इसी में रहता है। होता क्या है, ये देखो, ये चेयर बना दी और ये दूसरी चेयर बना दी। इसको इन्वर्टेड चेयर समझो, उल्टी कुर्सी। ये फ्लिपिंग हुई क्या है जरा देखो, चेक करो। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, और ये 1 4 जो है ना, ये यहां पहुंच गए। देखो ये रहे, ये पहुंच गए यहां। तो 2 3 4 5, इसका मतलब ये फ्लिपिंग कैसे हुई है? ऐसे हुआ है फ्लिप। देखो ये ऊपर वाला 1 नीचे आ गया उसमें, और ये ऐसे फ्लिप हुआ है चेयर। लेकिन ये तो मैंने बोर्ड पे दिखाया है, ये ऐसे फ्लिप नहीं हो रहा। ये पहले हाफ चेयर बनेगा, फिर ये बोट पे जाएगा ट्विस्ट बोट से होता हुआ, फिर ये वापस से इन्वर्टेड फॉर्म में ट्विस्ट बोट से होता हुआ हाफ चेयर पे जाएगा, इन्वर्टेड चेयर की हाफ चेयर बनाएगा, और उस बैरियर को पार करके ये बनता है। इतनी केमिस्ट्री नहीं सीखनी है फर्स्ट ग्रेड लेवल पे। जो केमिस्ट्री सीखनी है वो है फ्लिपिंग की। फ्लिपिंग का मतलब क्या है? H और H 1 नंबर कार्बन पे ले लो, 1 नंबर पे। इसको H A कह दो, इसे HB कह दो। ये एक्जियल है, ये इक्वाटोरियल है। आपको पता है ना, ये तो एक्जियल है और ये इक्वाटोरियल है, आप जानते हो। फ्लिपिंग जब होती है ना, तो फ्लिपिंग के लिए कहते हैं कि ड्यूरिंग द फ्लिपिंग ऑल एक्जियल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू इक्वाटोरियल एंड ऑल इक्वाटोरियल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू एक्जियल। यानी इंटर कन्वर्जन तो हुआ ही हुआ,
रिंग फ्लिप भी हो गई, हाइड्रोजन भी बदल गए। जो वन पोजीशन पर जो यहां एक्सियल था ना HA, वो यहां इक्वाटोरियल पे चला गया, और जो HB जो इक्वाटोरियल पे था ना, वो इन्वर्टेड चेयर में कहां आ गया, एक्सियल पे। जरा देखो तो सही एक बार, ये देखो तो सही है, इसकी एक्सियल पोजीशन है इन्वर्टेड चेयर में, और ये इक्वाटोरियल पोजीशन है, ये देखो। तो आपने देखा कि ये तो मैंने एक कार्बन के लिए, बाकी सब पे अभी सबको लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि सारे कार्बन्स के जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो इक्वाटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितनी भी इक्वाटोरियल हाइड्रोजन्स हैं या और कोई एटम है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही है कहानी समझ में? अब देखो, ये जो फ्लिपिंग हुई इसे कह रहे हैं हम फ्लिपिंग। ये किसके थ्रू हुई? हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट के थ्रू दीज कन्फर्मर्स, थ्रू दीज बैरियर, इन बैरियर को पार करके ये कन्वर्ट होता है। अब इसका पता कैसे चला कि साहब फ्लिपिंग हो रही है? तो फ्लिपिंग का एविडेंस यानी प्रमाण किसने दिया? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिला। H1 प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, साइक्लोहेक्सेन H1 NMR में सिंगल शार्प सिग्नल दे रहा था, एक सिग्नल, वन सिग्नल। जो 12 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट थे वो सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, ये शो कर रहा था। सही बात है, एक सिग्नल आ रहा 12 के 12 हाइड्रोजन का, एक टाइप के। 2 टाइप के हाइड्रोजन आते तो कितने सिग्नल आते? 3 टाइप के हाइड्रोजन होते तो कितने सिग्नल आते? 3। अलग अलग एनवायरमेंट वाले हाइड्रोजन अलग अलग सिग्नल देते हैं कि नहीं देते हैं? NMR पढ़ोगे आगे भी, आपके सिलेबस में है, कहानी आई। एट वेरी लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस, कोई 70 लिख देता है, कोई 80, कोई 90, 78 डिग्री, वेरी लो टेम्परेचर, माइनस इतना कम टेम्परेचर। आप खुद सोच के देखो, इसमें एक्सपेरिमेंट कराया, H1 NMR स्पेक्ट्रा लिया, 2 शार्प सिग्नल, 2 शार्प सिग्नल, हाँ 2 शार्प सिग्नल साइक्लोहेक्सेन शो कर रहा था। 2 सिग्नल लो टेम्परेचर पे आना मतलब कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि रूम टेम्परेचर पे फ्लिपिंग चल रही थी, एक एक्सियल हाइड्रोजन इक्वा में और इक्वा हाइड्रोजन एक्सियल में कन्वर्ट हो रहा था। NMR इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाया अलग अलग न्यूक्लियाई को, ये फ्लिप होते रहे और ये कर नहीं पाया, एक ही सिग्नल दे गया, बराबर बता गया। लो टेम्परेचर पे वो बैरियर नहीं मिला, जो बैरियर ये था 11.5 किलो कैलोरी एनर्जी वाला। फ्लिपिंग लॉक हो गई, फ्रीज हो गई, रुक गई। फ्लिपिंग रुकते ही एक्सियल का एनवायरनमेंट अलग है, इक्वाटोरियल का एनवायरनमेंट अलग है। आप खुद सोच के देखो, एक्सियल को कार्बन प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियाई प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 2 शार्प सिग्नल आए, 6 एक्सियल के अलग, 6 इक्वाटोरियल के अलग। अब सवाल यहां से भी आ जाता है कि भैया इक्वाटोरियल का सिग्नल था डाउन फील्ड पर और एक्सियल का सिग्नल था अप फील्ड पर। इक्वा का 0.5 पार्ट्स पर मिलियन का डिफरेंस है। देखो, इक्वा डाउन फील्ड पर है, ये ध्यान रखना। एक्सियल अप फील्ड पर है, TMS की तरफ है। जब आप पढ़ोगे NMR को और क्लियरिटी आ जाएगी। ये बात हो गई इसके प्रमाण की। इसके प्रमाण से सवाल आ चुका है। देखो सवाल कहां कहां से आया है, मैं वापस बढ़ता हूं। सबसे पहले तो सवाल यह आ चुका है कि साइक्लोहेक्सेन का सबसे अधिक स्थायी कन्फर्मर कौन सा है? चेयर। सबसे हाई एनर्जी का कन्फर्मर कौन सा है? हाफ चेयर। सबसे अधिक ऊर्जा वाला कन्फर्मर बिकॉज ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कौन सा है? हाफ चेयर। 2 बार आ गया ये सवाल, तो रिपीट होकर के। लो टेम्परेचर पे -70 डिग्री सेल्सियस पर साइक्लोहेक्सेन NMR में कितने सिग्नल देता है? ये क्वेश्चन 2 सिग्नल देता है, ये आ चुका है। इस तरह के सवाल जितने भी स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा साइक्लोहेक्सेन से संबंधित जो है क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, हाँ जितने भी। इसके अलावा देखो एक बार यही सवाल पूछ लिया कि इनमें से साइक्लोहेक्सेन में चेयर कन्फर्मर के लिए कौन सा कथन सही है?
कौन सा ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट आ गया। मेरी बात सुनो, बोट के लिए स्टेटमेंट पूछे अगर मान लो, बैक आओ बोट को देखो, तो बोट के लिए आपको मैंने समझाया, एक तो फ्लैग बॉल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, एक एक्लिप्सिंग फॉर्म है, टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एब्सेंट है। स्टेटमेंट कौन सा सही है बोट के लिए ये पूछ सकता है। चेयर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ सकता है। तीनों ही तरह की स्ट्रेन एब्सेंट है, फुल्ली स्टेबल, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी का। सारी कहानी समझा दी, पूरी कहानी पीडीएफ नोट्स में आपको मिलेगी, प्रॉब्लम शीट में इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, पोस्ट क्वेश्चन जब मैं आपका वीडियो दूंगा आप लोगों को, पोस्ट क्वेश्चन वाला वीडियो आप देखोगे, उसमें आपको इससे संबंधित और सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो फिर बचा क्या, फिर तो आपको याद करके जाना और वहाँ अटेम्प्ट करना है सवाल को, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आएगा सवाल, ये ध्यान रखना। इसलिए तो इतना डीप स्टडी करिए स्टीरियोकेमिस्ट्री की, वरना इतना क्यों जाते हैं मुझे बताओ, टू द पॉइंट चल लेते। अब इस चीज़ में और क्या चीज़, अब इससे संबंधित और क्या हम देख सकते हैं, तो देखो वैसे तो इस लेवल तक साइक्लोहेक्सेन में इस लेवल तक जो है सवाल बनता है फर्स्ट ग्रेड पे। इसके बाद अगर कोई लेवल हम देखें तो क्या हो सकता है कि भाई आपने चारों कन्फर्मर देख लिए, फ्लिपिंग को आपने सीख लिया, एविडेंस आपने ले लिया, सब में रीजन देख लिया पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का, है ना। अब इसके बाद जो आ सकती है वो आ सकती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक एल्काइल ग्रुप। तो चेयर में ये आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी बल्कि ग्रुप जो है वो इक्वाटोरियल को ऑक्यूपाई करता है, एक्सियल को नहीं जाता, और उसका रीजन है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन को अवॉइड करने की वजह से। एक्सियल पोजीशन पर 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन रहती है, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड में बल्कि ग्रुप कहां जाता है, इक्वाटोरियल। दैट्स फिर इसमें आगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो भैया इसमें तो फिर आगे बढ़ते ही चलो। ऐसे तो लेवल बहुत आगे तक है, लेकिन एक लेवल पे रुकना है, फर्स्ट ग्रेड तक, यही लेवल तक सवाल बनता है इन जनरल जो अभी तक सिलेबस चल रहा है प्रीवियस ईयर का। यदि कोई सिलेबस में परिवर्तन आता है, अभी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी चल रही है, मैं आपको बताऊं, ये वीडियो शूट जो हो रहा है, कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस पहले पुराना ही चल रहा था, फिर क्या हुआ, डेट बढ़ाई, चेंज करी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, सिलेबस में नई चीजें ऐड कर दी। हमारा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस नया कुछ बन के आएगा, अपडेट होके आएगा, तो मुझे एक बात बताओ, केमिस्ट्री तो वही रहने वाली है ना। अब उसमें जो चीज अपडेट होके आएगी वो आपको करा देंगे अलग से रिवाइज, उसमें क्या दिक्कत है। ये हमारा सिलेबस का पोर्शन हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है, देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों ने जो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस पूरा कर लिया है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेवल का था, एथेन का, नॉर्मल ब्यूटेन का और साइक्लोहेक्सेन का। हमने आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, हमने ईजेड पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चरल को हमने पढ़ लिया, यहाँ से सवाल बन जाता है, इनांशियोमेरिज्म को हमने पढ़ लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ दो इनांशियोमर्स प्रतिबिंब समावयवी, इनके गुण क्या डिफरेंस होगा, कौन सी प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंस होगी, तो आप कहोगे कि सर इनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे लैक्टिक एसिड के दो इनांशियोमर हैं, तो प्रतिबिंब समावयवी हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सारी प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। इनांशियोमर्स की केवल और केवल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। पहली बात, प्रॉपर्टी ऑफ इनांशियोमर्स ये बता रहा हूं। इनांशियोमर्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है, जैविक क्रियाशीलता, बॉडी के अंदर एक्टिविटी अलग होती है। मैं आपको बताऊं, कार्बन एक कंपाउंड है, इसके दो इनांशियोमर होते हैं, एक प्लस एक माइनस। कार्बन जो है मैं आपको बताऊं, इसकी स्मेल बदल जाती है, ऑडर, इसकी गंध चेंज हो जाती है, प्लस की गंध अलग होती है, माइनस की गंध अलग होती है। इसी तरह लिमोनिन है, इसकी भी गंध अलग होती है। इसी तरह कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके दो इनांशियोमर्स हैं, एक दवाई की तरह काम करता है, क्योर करता है, किसी डिजीज को रोकने का काम करता है, तो दूसरा पॉइजन की तरह काम करता है। कितना बड़ा डिफरेंस है। दैट इज वाई स्टीरियोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है। क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर यानी कि विवरिम समावयवियों की गुण, तो भैया जाहिर सी बात है, विवरिम समावयवी नॉट मिरर इमेज होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। अब मेरी बात सुनो, आपसे वैसे ऐसा सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया नहीं अभी तक, रिलेशनशिप पूछना, दो मॉलिक्यूल बना के दे दे और आपसे पूछे कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो सुनो मेरी बात, दो मॉलिक्यूल बना के अगर नॉर्मल ब्यूटेन की गाउचे फॉर्म बना के दे दे
और आपसे पूछे कि नॉर्मल ब्यूटेन की दो गौशे फॉर्म में क्या रिलेशनशिप है, इनांशोमर टिक होगा आरपीएससी 2016 का सवाल। क्यों? बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कैसे निकाला? सिग्मा और आई एब्सेंट है इसलिए। ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि नॉर्मल ब्यूटेन की गौशे फॉर्म एक्टिव है कि इनएक्टिव है। एक्टिव होगी ये बात है बिल्कुल, सेपरेट ही नहीं कर पाते इतने लो टेम्परेचर पे उसको। छोड़ो इस सवाल को। गौशे फॉर्म नॉर्मल ब्यूटेन 60 डिग्री बॉन्ड डायड्रल एंगल क्या है? इनांशोमर्स है। इनांशोमर्स हैं। सुनो मेरी बात, अगर आपको दो मॉलिक्यूल बना के दे दे, आपको रिलेशनशिप पूछा जाए, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिएगा। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर है। फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को चेक करना। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग यानी कनेक्टिविटी बदली हुई है तो वो स्ट्रक्चरल का पार्ट है, वो दोनों स्ट्रक्चरल है, रेजियो हैं। चेक करने के लिए आईयूपीएसी नाम लिख लेना, आईयूपीएसी नाम अलग अलग होते हैं। सही बात है, ठीक। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम आ जाए तो फिर उसके बाद आप 3D अरेंजमेंट यानी स्टीरियो की तरफ जाना, जिसमें आप मिरर इमेज आइसोमर्स होंगे तो वो इनांशोमर, नॉट मिरर होंगे तो वो डायस्टीरियोमर, और यदि सब कुछ सेम है तो वो होमोमर यानी आइडेंटिकल होते हैं। और इसके लिए आप आरएस नोमेनक्लेचर की भी हेल्प ले लेते हो। हमें पता है इनांशोमर्स में आर एस, जबकि आइडेंटिकल में आर और आर होते हैं आपस में, और डायस्टीरियोमर में कम से कम 2 काइरल सेंटर होते हैं, एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम और दूसरे का चेंज हो जाता है। इस तरह से हम उसको चेक करते हैं। तो कई बार रिलेशनशिप वाले सवाल भी आ जाते हैं। अब तक तो आया नहीं है, कल को आ जाए तो थोड़ी बहुत नॉलेज ये भी आपको देनी थी। स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। अभी आप लोगों से विदा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।